कैसे हो भाई सभी छात्र? मेरे हिसाब से अभी आप लाइव मुझे देख पा रहे होंगे, बढ़िया आवाज आप तक पहुंच रही होगी। इन दोनों कामों में अगर कोई भी दिक्कत है, देखने में और सुनने में, तो क्लास के शुरुआत में बताएंगे। समझ में नहीं आएगा वो क्लास के बीच में बताएंगे। ठीक, बताओ अब फटाफट। नैतिक सूद जी आ गए हैं क्लास में। विकास, अभिमन्यु, शैलेंद्र, स्टडी अड्डा, अंजलि कुमारी, अंशिका, अमृता। ए से शुरू होने वाले नामों की भरमार है, क्योंकि मेरा भी नाम क्या है, वो ए से ही शुरू होता है। शुरू करें, तैयार हो। 30 सवाल होंगे, ठीक। 15 पेडागोजी के होंगे, 15 किसके होंगे? 15 भाई गणित के होंगे, बिल्कुल। 30 सवाल प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, पिछले सालों में से आया हुआ पेपर है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके 25 तो सवाल सही होने ही चाहिए, ठीक। टाइम क्योंकि थोड़ा ज्यादा दूंगा, पेपर में जितना मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। अब 30 सवाल हैं, बढ़िया एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन बताने के लिए वीडियो है, नहीं, समझाने के लिए कि पेपर में क्या कर सकते थे, क्या अप्रोच हो सकती थी जिससे सारे सही हो जाते। ये तो 15 सवाल आपके पेडागोजी के होंगे, ठीक। अब पेडागोजी भाई शिक्षण शास्त्र होता है। अगर आपको मान लिया ऐसा है कि वेदों का ज्ञान नहीं और शास्त्री बनने चले, तो अगर आपको शिक्षण शास्त्री नहीं आता तो फिर आप अध्यापक बनने के काबिल नहीं है, ये माना जाएगा। बाकी आपका कोर गणित होगा, कंटेंट के सवाल हम कह सकते हैं, ठीक है। मैथ के सवाल होंगे ये 15 सवाल पेडागोजी के, 15 मैथ के होंगे। हर 10 सवाल पे देख लेंगे कौन कितने पानी में है, ठीक। पानी में है, एक तो पानी होता है साफ पानी, जैसे 10 में से किसी के 8 सही है, चलो पानी में है। 10 में से 10 सही है, वो पानी के बाहर है। 10 में से 5 ही सही है, उसे हम पानी में भी नहीं मानेंगे, उसे हम नाली में मान लेंगे। इसलिए ध्यान से करने सारे सवाल। नाली के बाहर पानी में तो एटलीस्ट आना है हर किसी को। तो शुरुआत करने से पहले बता देता हूं, नवरात्रि चल रही है, ये 9 दिन कुछ भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तो सबसे शुभ काम हो सकता है अपने लिए पढ़ने के लिए कुछ खरीदना, तो आप जाके अड्डा 24/7 की ऐप पर टीचिंग महापैक्स ले सकते हैं। जैसे आपने 3000 खर्च किए, लगभग 2800-2900 खर्च होंगे, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो अगले 1-1.5 साल, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी, ठीक। तो ये ऐतिहासिक कोड है, इसका इस्तेमाल कीजिए Y174 और आपको छूट मिल जाएगी। मेरा सीटेट का बैच आ गया है, आप वो ले सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। महापैक में तो वो भी अवेलेबल होगा, उसमें तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अलग से ये लेना चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं। ये सीटेट का आपका जो मंथन यूट्यूब पे बैच चल रहा है फ्री, उसमें भाई आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब की क्लासेस की ये सारी की सारी टाइमिंग है, मैं भी 12 बजे उसमें पढ़ा लेता हूँ कभी कभी। यूपी टेट का अगर आप शेड्यूल जानना चाहेंगे तो उसमें क्लास चलती है 4 बजे, ठीक। यूपी टेट पे ज्यादा ध्यान देंगे, फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि जो इस यूपी में वैकेंसी आएगी सुपर टेट, वो तभी भर पाओगे जब आपका यूपी टेट क्लियर होगा, क्योंकि सी टेट का रिजल्ट आने में टाइम लग जाएगा। क्या बाहर के राज्यों के बच्चे यूपी टेट दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्या सुपर टेट दे सकते हैं? दे सकते हैं। डोमिसाइल चाहिए हो तो बन जाता है, ठीक। ऐसे बोलना नहीं चाहिए एक टीचर के तौर पर, लेकिन मैं बता देता हूं, बन जाता है। चलो अब आ जाओ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करो। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक शब्द को। वीडियो को लाइक करके कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने बिना लाइक के आ रहे हैं पता चल जाता है यहाँ पे। गौतम सिंह जी क्लास दोनों की मान लो भाई, मैथ के क्वेश्चन आएंगे और दोनों जगह आएंगे। पेडागोजी कभी कभी आ जाती है रिपीटेड में, तो पढ़ लो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर देंगे ऐसे 1 करके। अमित जी वो सोमवार से शुक्रवार चलती है, शनिवार रविवार में कुछ खास होगा, और खास ही है ये है कि आज पेपर करवा रहा हूं पूरा। 1 करके आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सर ये आंसर होगा। डीएलएड भी मान्य हो गया है, कल पर आज ही कोर्ट का ऑर्डर आया, एनआईओएस डीएलएड भी मान्य हो गया है। अमृता शर्मा, सुरेंद्र सैली, इनके आंसर आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं जो कि इनके आंसर। सही आंसर जो मुझे नजर आ रहा है सबसे पहले, वो नजर आ रहा है मंजू चौधरी जी का।
अर्चना यादव का आंसर सही है। ठीक, अर्थात पेडागोजी में बिल्कुल निपट हो आप लोग इस बात से, इस सवाल से मुझे पता चल गया है ठीक कि सबकी पेडागोजी बिल्कुल पानी लेने गई हुई है। इसमें पूछा सवाल किस चीज से रिलेटेड है? पूछा हुआ है स्पेशियल रीजनिंग से रिलेटेड, त्रिविम विवेचन या अधिक स्थान की समझ, इससे रिलेटेड पूछा हुआ है। अब सर जी बता भी दो ये होता क्या है स्पेशल रीजनिंग? रीजनिंग कई तरीके की होती है, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक समझ, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आप विश्लेषण समझ अपनी दिखाते हैं किसी को कि आप विश्लेषण कैसा कर सकते हैं। इसके बाद प्रोपोर्शनल रीजनिंग हो गई, अनुपातिक समझ। अब इन सबको क्या एक्सप्लेन कर दिया जाए फटाफट। देखो, लॉजिकल रीजनिंग, तुमने पड़ोस के लड़के को किसी के साथ घूमते हुए देख लिया तो उसमें लॉजिक लगाना बैठ के कि ये वहां गया क्यों था, तो वो तो हुआ लॉजिकल, तार्किक समझ। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण, क्या विश्लेषण, जैसे तुमने देखा कि पड़ोस वाली आंटी बड़े अच्छे कपड़े पहन के घूम रही थी और अपनी मम्मी को आप एक्सप्लेन, विश्लेषण कर रहे हो उनका, भाई आंटी ने क्या साड़ी पहनी हुई थी, तो ये विश्लेषण हुआ। क्या आपके अंदर विश्लेषण की समझ है? इसके बाद आते प्रोपोर्शनल रीजनिंग पे, अनुपातिक समझ। प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक या समानुपातिक, कुछ भी आप इसके नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, हिंदी में बहुत नाम होते हैं। प्रोपोर्शनल रीजनिंग, जब दो चीजों में आपको आपस में सोचना पड़े। पियाजे ने कहा है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 11 साल से ज्यादा की उम्र में आ जाती है, यानी प्रोपोर्शनल रीजनिंग 6ठी 7वीं 8वीं में आती है, यानी कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है वो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये आपको 5वीं तक ही पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है, इसीलिए क्योंकि पियाजे ने कहा था। चलो अब आगे की बात पे चलते हैं। और सेकंड पॉइंट की प्रोपोर्शनल रीजनिंग क्या है? जैसे प्रोपोर्शन तो ये होता है 3:4, तुम 3 हो तो मैं 4 हूं, तुम 9 हो जाओगे तो मैं 12 हो जाऊंगा, ये होता है अनुपात। अब इसका एक आम जीवन का उदाहरण समझो, जैसे कि तुमने अपनी मम्मी से 10 रुपए मांगे, शाम को चुन्नी से मिलने जाना है, चुन्नी को गोलगप्पे खिलाने, तो 10 रुपए इसलिए मांग रहे हो क्योंकि उसे गोलगप्पे खिलाने। अगर चुन्नी के साथ उसकी बहन मुन्नी भी आ जाएगी तो आप 20 रुपए मांगोगे ना। ये हुई अनुपातिक सोच, मतलब किसी और कंडीशन का इस कंडीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दो सिचुएशंस में आपस में तुलना करनी। ठीक, क्लियर? ये सारी रीजनिंग हुई। अब इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग होती है जिसे कहा जाता है स्पेशियल, यानी कि स्थानिक तर्क। कैसा तर्क? स्थानिक तर्क। अब आओ, जैसे ये मेरे पास रिमोट है, रिमोट का मैंने ढक्कन हटा के तुम्हें दे दिया, डाल दो। क्या एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा इस ढक्कन को वापस लगा पाएगा? क्या मैं अगर इस रिमोट के सेल निकाल दूं, क्या वो बच्चा इसमें सेल वापस डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। तो जो स्पेशल रीजनिंग होती है ना, वो धीरे धीरे आती है। हो सकता तुम्हारी भी स्पेशल रीजनिंग खराब हो। जैसे कुछ लोग तुमने देखा होगा, जैसे गाड़ी में कुछ सामान रख के ले जाना है तो ऐसे रख के लेके आएंगे कि वो गिर जाएगा। ठीक, पन्नी 5 किलो वजन वाली है, उसमें वजन 10 किलो डाल लेंगे, फट जाएगी। तो ये सब चीजें स्थानिक समझ से रिलेटेड होती हैं। जैसे तुम्हें एक कमरा है, उसमें सोफा लेके आना है, तो सोफे को क्या करेंगे, ऐसे नहीं लेके आएंगे सोफे को यूं करके घुसा रहे हैं गेट से, गेट इतना है आपका, घुसा इसी स्टाइल में रहे, दोनों तरफ से लग रहा है। तो ये स्थानिक समझ होती है कि कोई चीज का कैसे अरेंजमेंट होगा, मतलब स्थान से रिलेटेड। ठीक, किसी चीज के बारे में क्या विचार हो सकते हैं। जैसे ढक्कन मैंने लगा दिया तो ये मतलब मेरी स्थानिक समझ ठीक है, लेकिन क्या हर स्तर पे आदमी की ठीक होती है? नहीं होती। इतना तो हम सबको आता है, रिमोट खुला हुआ था लगा दिया, लेकिन अगर मैं इसे पेंचकस से खोल के रख दूं इस रिमोट को, क्या आप सब लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो ये होती है स्थानिक समझ। जैसे एक कवर है, इस मोबाइल पे कवर लगाना है आपको, तो किस तरफ से लगेगा? आप क्या इधर से थोड़े, मोबाइल पता चला जिधर स्क्रीन थी वो उधर बंद कर दिया, दूसरी तरफ वाला पीछे छोड़ दिया। तो ये सब स्थानिक समझ है। ये बच्चे को गणित ही सिखाता है, और सीखता बच्चा किस चीज की मदद से? इन्हें पैटर्न की मदद से सीखता है। किसकी मदद से सीखता है? पैटर्न की मदद से सीखता है। अब सवाल पढ़ो, मोस्ट लाइकली यानी कि सर्वाधिक संभावना, किससे आपको लगता है कि बच्चे की स्थानिक समझ ठीक हो जाएगी? क्या जो अखबार में सुडोकू पहेली आती है उसे खेलने से बच्चे की स्थानिक समझ ठीक हो जाएगी? ना, तर्क ठीक हो सकता है उसका,
तर्क ठीक हो सकता है लेकिन स्थानिक समझ ठीक नहीं होगी। एक संख्या चार्ट से नमूनों को पहचानना, पैटर्न पहचानना नंबर चार्ट में। जैसे आपने एक चार्ट ले लिया कि हमारे मोहल्ले में कितने उम्र के लोगों की शादी नहीं हुई है, तो उसने देखा एक 40 साल के भैया है उनकी भी नहीं हुई है, एक 55 साल के छोटे भैया है उनकी भी नहीं हुई है, तो उसे बच्चे को पता चल जाएगा कि 35 साल की उम्र से अगर ऊपर आदमी जाए तो शादी होना मुश्किल है। तो ये विश्लेषण समझ हुई। ठीक, कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। इतिहास गवाह है, अगर मैंने पेडागोजी समझाई और एक्सप्लेन करके समझाई ना, तो 15 में से 14 सवाल अपने आप ठीक हो जाएंगे। ना गलती करना चाहोगे ना पेपर में तो भी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तुम जानबूझ के गलती करके आना तो भी 14 सवाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन समझ लो, एक्सप्लेनेशन को समझो, हर शब्द को। ये जो सुडोकू पहेली है लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है। कोई पैटर्न, डाटा में पैटर्न पहचानना, वो विश्लेषण समझ हुई, एनालिसिस पावर हुई आपकी कि आपने कुछ एनालिसिस कर लिया, अच्छा है बार बार हो रहा है, 30 साल से ऊपर के युवाओं की शादी नहीं हो रही है। बार ग्राफ बनाना, किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ बनाना कहीं ना कहीं अनुपातिक सोच है। उधर की किसी कंडीशन को इधर की कंडीशन पे लगाना, ये हुई आपकी वो सोच। इसमें स्थान से रिलेटेड तो मैंने कहीं कुछ नहीं सीखा। कहां सीखेंगे हम स्थान से रिलेटेड? इसमें सीखेंगे, टेसिलेशन में सीखेंगे। टेसिलेशन किस चिड़िया का नाम है? आओ, चौपड़ किस चिड़िया का नाम है वो भी देख लो। कुछ शेप ना हमारे आसपास ऐसी होती है वो टेसिलेट कर सकती है। जैसे स्क्वायर जो है वो टेसिलेट शेप होती है। जैसे घर में दीवार देखी है तुमने, ईंटों की दीवार, मतलब दीवार देखोगे उसमें ईंट रखी जाती है तो ईंट टेसिलेट करती है। ईंट के ऊपर ईंट रखोगे ना तो बीच में जगह खाली नहीं रहेगी। क्या तुमने कभी गोल ईंटों की दीवार देखी है? नहीं, क्योंकि वैसे अगर रखोगे तो बीच में जगह बच जाएगी। ठीक, पता चला आपने बढ़िया बाथरूम बनवाया और बाथरूम में गोल ईंटें लगवाई है तो ठीक नहीं रहेगा। आप ऐसी ईंटें, ऐसी ईंटें, ऐसी ईंटें, ऐसी ईंटें लगवाइए जो फिगर टेसिलेट कर सके। तो टेसिलेशन एक पैटर्न होता है। इस टाइप के पैटर्न से बच्चे की स्थानिक समझ बढ़ती है। जैसे आपने घर पे देखा होगा, आपकी मम्मी जब रोटी बना लेती है तो रोटी पे रोटी यूं रखी जाती है। कभी आपने देखा है उसमें जो वो होता है, हमारे यहाँ तो भैया भी बोल देते हैं, कैसरोल भी बोल देते हैं, कभी देखा है रोटी पे रोटी ऐसे रखी जा रही हो, मीनार बन रही हो, ले जाओ भाई रोटी उठा के? कभी देखा है आपने ऐसे रखी गई हो? नहीं, क्योंकि जो सर्किल टेसिलेट करेगा वो यू रखने पे करेगा। तो चौपड़ का मतलब यही होता है। ठीक, अगले सवाल पे चले। इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौपड़। डी इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर बच्चे की स्पेशल रीजनिंग बढ़ानी है तो डी से बढ़ेगी। बाकी भी एग्जाम्पल मैंने बता दिए किस किस चीज के। अब चलते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से पढ़ो। एक सवाल, बेशक 4 ऑप्शन है, आंसर एक ही है, लेकिन 4 चीजें बता के जाएगा। नंबर चार्ट, जियो बोर्ड, अबेकस, कुजीनेयर रोड, ये आपको 4 चीजें बता देंगे। तो आराम से पढ़ो और बताओ। ओड वन आउट, गलत को अलग निकालो या फिर जो एक जैसे उन्हें अलग निकालो, जो सबसे अलग है वो ढूंढो। करो तेजी के साथ। और भाई अगर मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर कर देंगे, और कोई आपकी जान पहचान में जिसका आप चाहते हो सीटेट पास हो जाओ तो उस तक भी वीडियो पहुंचा देंगे। हालांकि अगर कोई दुश्मन है उस तक भी पहुंचा दो, खुश हो जाएगा वीडियो देख के। आंसर आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, दड़ा आंसर आ रहे हैं। विनीत का, जेवा का, मंजू का, अनीता का, पूनम का, सिन्नी का, मंजू, इंदू, लक्ष्मी, अर्चना, इन सब का आंसर सही आ रहा है। लिखते चलेंगे हमारे कितने सही हुए 10 में से, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन का पेपर है, 15 पेडागोजी, 15 मैथ। बिल्कुल सही आंसर है आपका कुजीनेयर छड़े। ठीक, इस्तेमाल कैसे होता है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ये होती है कुजीनेयर छड़े। ऐसे छड़े होती हैं, अलग अलग लंबाई इनकी नाप की होती है ये। अब इसकी मदद से बच्चे को फ्रैक्शन सिखाया जाता है। अरे क्यों सिखाते हैं हम ऐसे फ्रैक्शन? ऐसे क्यों नहीं सिखा लेते? तुम्हें भी तो ऐसे ही सिखाया गया था बचपन में। ऐसे क्यों सिखाया जाता है? क्यों ऐसे सिखाया जाता है, उस बात को समझो। बच्चे की जो समझ है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ चलती है, अमूर्त से मूर्त की तरफ चलती है। इसके एग्जाम्पल तो मैं आपको बहुत सारे दे दूं, लेकिन ज्यादा डीप एग्जाम्पल नहीं दूंगा। आप अपने मन में खुद ख्याल लाके सोच लेंगे। मैं बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूं। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, कोई लड़का है कोई लड़की है, उससे प्रपोज करना चाहते हो, फोन पे प्रपोज करो
मतलब फोन पे भी, चलो मैं यहां लिख देता हूं, फोन ये हो गया। फोन में क्या हुआ, आवाज भी आ सकती है, आपने फोन पे प्रपोज कर दिया। दूसरा है आपने इशारे में प्रपोज किया। किस में किया, इशारे में प्रपोज किया। कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, इशारे के तौर पे आपने मतलब जैसे उनके घर की छत पे गुलाब फेंक दिया। तो एक तो प्रपोज करने का तरीका ये हो। दूसरा हुआ आपने फोन पे प्रपोज कर दिया। तीसरा हुआ कि आप गए और जाके भाई गुलाब का फूल वूल दे के, मतलब आमने सामने प्रपोज कर दिया, आमने सामने प्रपोज कर दिया। ठीक, ये हुआ। इससे भी ऊपर सरकारी टीचर हैं आप, बुआ ने रिश्ता बता दिया लड़की को। मुझे बताओ हाँ होने की सबसे ज्यादा चांस कहां है? फिर मैं आपको समझाता हूं बच्चे की समझ कैसे काम करती है। बताइए, ये तो आप इशारों में समझा रहे, फोन पे कह रहे आमने सामने प्रपोज कर दिया, सरकारी टीचर है लड़की या लड़का, बुआ ने रिश्ता बताया, हाँ होने की सबसे ज्यादा संभावना कहां है? सबसे ज्यादा संभावना है अगर बुआ जी रिश्ता बता दे। ठीक, ऐसा ही गणित समझने का भी चार्ट होता, कुछ भी समझने का चार्ट ऐसा ही होता है। अभी मेरे पास है नहीं, जब पेडागोजी पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा। अगर किसी चीज में जितनी ज्यादा बच्चे की सेंसेज शामिल होंगे ना, जैसे हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, जितनी ज्यादा चीजें शामिल होंगी ना बच्चे को समझाने में, उतना अच्छा बच्चे को समझ आएगा। सिर्फ इशारा किया, दूर से बता रहे हैं, छत पे गुलाब फेंक दिया, समझ नहीं आएगा। फोन पे आपने बताया सिर्फ ऑडियो, फोन पे वीडियो के थ्रू बता दो तो और बढ़िया, आमने सामने जाके घर ही जाके बता दो और बढ़िया। लेकिन ये सारे जो एक्सपीरियंस है ना, ये बनाए गए हैं। ये एक्सपीरियंस क्या है, बनाए गए हैं, नकली एक्सपीरियंस है। ठीक, अर्थशास्त्रियों ने, जिन्होंने, अर्थशास्त्री कहना गलत होगा, उन शास्त्रियों ने जिन्होंने गणित के बारे में लिखा है, उनका कहना यह है अगर बच्चे को कोई चीज अपने आप समझ में आ जाए ना, या दूसरे तरीके से मिल जाए जो आप नकली तरीके से ना दे, जो असली तरीके से हो। जैसे असली का मतलब होगा, जैसे मुझे आपको यह बताना है कि भाई जेब कट जाती है बस में अगर जाते हैं, अगर मैं आपको ये बात आराम से बैठ के बताऊंगा ना उतनी समझ नहीं आएगी, और आप बस में जा रहे हो और कोई सचमुच में जेब काट लेना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो जो आप एक्सपीरियंस दे रहे हो बच्चे को, अगर वो बनाया हुआ ना हो ना, असली हो जाए, एकदम से खुद ही आते जाते कहीं पे वो एक्सपीरियंस मिल जाए, उसकी आम जिंदगी में कभी वो चीज हो जाए, तो ज्यादा बेहतर समझ में आती है। अगर बुआ जी रिश्ता लेके आ जाए, लड़का टीचर है, तो अपने आप घर वाले भी हाँ कर दोगे, तुम भी हाँ कर दोगे, सब हाँ कर देंगे। ठीक, आ गई ये बात समझ में? तो कोई भी एक्सपीरियंस कॉन्क्रीट होना चाहिए और इससे आपको आंसर ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे कुजिनेयर छड़े, बच्चे को 1/2 बताना है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मन में है, अमूर्त है, कोई 1/2 का अस्तित्व थोड़ा है, यहां अस्तित्व है। मैंने एक छड़ ली इतनी बड़ी, उसके ऊपर एक आधी छड़ रखी, तो ये 2/1 को निरूपित कर रहा है, मतलब 1/2 को, कि ये पूरा है, ये उसका आधा है। 4/2 देखो, ये पूरा 4 है, ये उसका आधा है। 6/3, 8/4, तो इन छड़ों की मदद से हम कुछ भी दिखा सकते हैं। बच्चे को 2/3 भी दिखा सकता हूं मैं, 5/6 भी दिखा सकता हूं, कुछ भी दिखा सकता हूं इन छड़ों की मदद से। ठीक, तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक और चीज का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रैक्शन सर्किल का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लास में मैं दिखा चुका हूं, पेडागोजी फिर पढ़ाऊंगा, दिखा दूंगा। ये होता है एबेकस, ये होता है अबेकस। इसका इस्तेमाल जोड़ घटा गुणा भाग में किया जाता है। अबेकस में ये जो अबेकस है टेलर का अबेकस है। किसका है ये? टेलर का अबेकस है। ये आम बच्चों के लिए होता है। एक ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी, ब्रेल लिपि, एक ब्रेल नामक साइंटिस्ट समझ लो या टीचर समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो हुए, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो कि अंधे बच्चों के लिए थी। तो ब्रेल शब्द कहीं पे भी आ जाएगा तो समझ जाना ये अंधे बच्चों के लिए है। तो एक ब्रेल अबेकस होता है जो अंधे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जोड़ घटा गुणा भाग के लिए किया जाता है। अंतिम स्तर पे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के लिए भी किया जा सकता है। यह है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का इस्तेमाल ज्योमेट्रिकल शेप, मैं कैसी शेप्स कह रहा हूं, 2D शेप्स, जो 2 आयामी शेप होती है ना, उससे पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि 2D शेप में सिर्फ लंबाई या चौड़ाई होती है, हकीकत में तो होता नहीं। आज तक आपने कभी स्क्वायर देखा है? कभी आपने रेक्टेंगल देखा है? कभी आपने ऐसा सुना है कि ये देखो हमारे घर आज स्क्वायर आया है? स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं होता।
2D दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ 3D है। तो 2D शेप्स पढ़ाने के लिए, अब 2D होता तो कुछ है नहीं, मैं कैसे सर्किल दिखा दूं जब उसकी कुछ गहराई नहीं है, जिस चीज की गहराई 0 है वो तो होगी ही नहीं। तो हम 2D शेप्स बनाने के लिए ऐसे कील 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 लगा एक बोर्ड लेते हैं, यहां से छल्ला उठाते हैं और वो शेप बना के बच्चे को दिखा देते हैं। तो इसका इस्तेमाल 2D शेप्स पढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर चार्ट संख्या पढ़ाने के लिए किया जाता है। जियो बोर्ड 2D शेप्स, अबेकस जोड़ घटा गुणा भाग, कहीं कहीं पर प्लेस वैल्यू के लिए भी, कुजिनेयर छड़े भिन्न पढ़ाने के लिए, फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैंने विद एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब चलो अगले सवाल पे ध्यान से पढ़ेंगे। नोट करेक्ट लिखा हुआ है, ओड वन आउट, जो एक जैसे से उन्हें अलग करेंगे, जो सबसे अलग हो उसे ढूंढेंगे। ढूंढो, करो। निशा कुमारी, हमको मैथ में 12/30 आया था, बहुत गलत आया था। कम से कम मैथ में, कम से कम बिल्कुल भी खत्म छात्र हो तो 20 तो आने चाहिए। इंदु गुप्ता जी कह रही है मेरे यहाँ सिलेंडर आया। सिलेंडर एक 3D शेप है, वो आपको घूमती फिरती मिल जाएगी। कोन, कोन होता है ना, हम आइसक्रीम खाते हैं, ये कोन है, ठीक। कोन में आइसक्रीम खाते हैं, ये मिल जाएगा आपको, घूमते फिरते जाओगे। गोला मिल जाएगा आपको, बॉल मिल जाएगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन 2D शेप्स नहीं मिलेंगी कहीं घूमते फिरते। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिन्नी, निन्नी, राज, अमृता, इंदु, जेवा खातून, सबके आंसर आ रहे हैं, लेकिन एक का गलत था जिसने सी दिया हुआ था, डी वाले। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब मेरी एक्सप्लेनेशन में से आंसर आ जाएगा इसका भी। मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकेबलरी, क्या गणित की स्पेशल वोकेबलरी होती है? बिल्कुल होती है। इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब क्या है? ये गणित की वोकेबलरी है। गुणा, भाग, जोड़, घटा, ये सब क्या है? गणित की वोकेबलरी है। जैसे मैं कहूं स्क्वायर रूट कर दो, क्या स्क्वायर रूट इंग्लिश का वर्ड है? गणित का शब्द है स्क्वायर रूट, बोलने का तरीका इंग्लिश का है हमारा। वर्गमूल कर दो किसी चीज का, घनमूल कर दो, तो स्पेशल वोकेबलरी है जो बातों को प्रिसाइजली कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे मैं कहूं आपको कि 12 गुणा 12, अब इस बात को ज्यादा सटीक तरीके से कहने का तरीका क्या होगा? मैं ये कहूं कि 12 की 12 में गुणा कर दो, या ये कहूं कि 12 का वर्ग कर दो। तो जो गणित की वोकेबलरी है वो ज्यादा सटीक बातचीत को रखने में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप मैथ की वोकेबलरी जानते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ज्यादा प्रिसाइज बात कर पाएंगे। तो बात बिल्कुल सही है। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल, आर्ग्यूमेंट शब्द थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन गणित में वाद विवाद आना चाहिए बच्चे को। अगर मैं किसी बच्चे को कह रहा हूं 1/0 इनफाइनाइट है, तो बच्चे को वाद विवाद करना आना चाहिए कि सर अगर मैं 0 को इधर ले आऊं तो इनफाइनाइट गुणा 0 क्या 1 होगा? आपने तो हमें पढ़ाया है कि किसी भी संख्या में 0 की गुणा होके 0 आता है। फिर ये बात कैसे सच हुई? तो बच्चे को तर्क करना आना चाहिए। अगर तुम्हें तर्क करना आता तो तुम इस बात को सच ना मानते। तुम्हें स्कूलों में ये बात सच पढ़ाई गई है, बाहर भी आगे पढ़े हो तो तुम ये मानते थे कि 1/0 इनफाइनाइट होता, अनंत होता है, जबकि होता नहीं है। आप 0 को उधर लेके जाओ, क्या इनफाइनाइट में 0 की गुणा करेंगे एक आएगा? कोई ऐसी संख्या है जो 0 में गुणा होकर कुछ दे दे? सब 0 देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट करना गणित के लिए बहुत बढ़िया है, तभी बच्चे के अंदर गणित की नॉलेज का निर्माण होगा, तर्क सीखेगा वो। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हेरेरिकल इन नेचर, हेरेरिकल होता है नेचर में, जैसे स्कूल में चपड़ासी है, फिर नर्सरी के टीचर है, फिर प्राइमरी के टीचर है, फिर 6ठी 7वीं 8वीं मतलब टीजीटी है, फिर पीजीटी है, फिर प्रिंसिपल है। तो हेरेरिकल हुआ ना, इसे कहते हैं हेरेरिकल नेचर। क्या गणित भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल, गणित भी ऐसा ही होता है। जब तक आप जोड़ना नहीं सीखोगे गुणा नहीं सीख सकते, जब तक गुणा नहीं सीखोगे वर्ग करना नहीं सीख सकते, जब तक वर्ग करना नहीं सीखोगे पाइथागोरस थ्योरम नहीं सीख सकते। तो गणित क्या होता है? कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट बनने की मदद से बनता है। इसीलिए गणित की शेप कैसी होती है? टोल शेप होती है। ये भी सवाल पेपर में आ रखा है। गणित का जो आकार होता है वो लंबा होता है, फैला हुआ नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री है, फैली हुई है। आप भारत की हिस्ट्री पढ़ो, फिर भूटान की पढ़ो, फिर नेपाल की पढ़ो, फैली हुई हिस्ट्री है। जबकि गणित क्या टोल होता है नेचर में, ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। आप ये नहीं जानते तो बाकी की चीजें नहीं सीख सकते। ये भी आप समझ गए। अब सबसे लास्ट में यही बचा, तो यही गलत है। क्या मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पे गणित कॉन्क्रीट होता है?
याद रखना गणित के बारे में, गणित एक अमूर्त विज्ञान है। गणित क्या है? अमूर्त विज्ञान है। गणित अमूर्त विज्ञान है, इसका कोई चेहरा नहीं होता है। गणित अमूर्त विज्ञान है। क्यों? जैसे मैं आपको कहूं कि 50 आदमी आने वाले हैं और भाई एक आदमी पे 20 रुपए का खर्चा आ जाएगा, कितने रुपए लग जाएंगे? तो 50 आदमी गुणा 20, 1000 रुपए हो जाएंगे। ये अमूर्त हमने कैलकुलेशन कर लिया। आपने 50 आदमी देखे क्या अभी यहाँ कहीं घूमते हुए? नहीं देखे। क्या 20 रुपए का कुछ खाने पीने का सामान देखा? नहीं देखा। तो गणित अमूर्त विज्ञान है, चीज के होने से पहले आकलन लगा लेता है क्या होता है। तो गणित एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। कैसी साइंस है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। अब दूसरी चीज इसके ऊपर, गणित एब्स्ट्रैक्ट तो हो गया, एब्स्ट्रैक्ट साइंस तो हो गया गणित, लेकिन मेजर बात और इंपॉर्टेंट बात, टीचर इस अमूर्त विज्ञान को मूर्त बनाता है। कौन बनाता है? टीचर। टीचर कल्पना करने में मदद करता है बच्चों की कि कैसा होगा गणित, या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है तो टीचर उसे कॉन्क्रीट बनाता है। यह बात ध्यान रखना, गणित प्राइमरी लेवल पर एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, टीचर उसे कॉन्क्रीट बनाता है। ठीक, बच्चे को 2+2 सिखाना है, या तो ऐसे सिखा दो लिख के तो अमूर्त चीज हुई, या आप ऐसे सिखा दो बेटा देखो तुम्हारे पास भी 2 सेब है, मेरे पास भी 2 सेब है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 सेब हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक, अगला सवाल फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, करिए। छवि अवस्थी, बुसरा, गुड इवनिंग। इतना लेट गुड इवनिंग कर रहा हूं भाई, 300 बच्चे देख रहे हैं, लाइक 200 है। कौन सा ऐसा बालक है जो घर पे अपने लाइक छिपा के रखे? कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, वीडियो पे लाइक कर दोगे तो। बहुत आसान है लाइक करना पढ़ाने के मुकाबले। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। देखो, 2 फिगर का सेम एरिया होगा अगर उनका पैरामीटर भी बराबर हो। क्या ऐसा हो सकता है? आओ देखो, मैं आपको 2 शेप बना के दिखा देता हूं। ये एक रेक्टेंगल है, ये साइड इसकी 2 है, ये साइड 4 है, तो इसका परिमाप कितना हुआ? 12। अब मैं एक वर्ग बना देता हूं, उसकी ये भुजा 3 है, ये भुजा भी 3 है, दोनों का परिमाप बराबर है। 2 और 4 6, ये भी 6 6 12, 3 3 6 6 6 12, परिमाप बराबर है। लेकिन क्या क्षेत्रफल बराबर होगा? इसका क्षेत्रफल 8 आएगा, इसका क्षेत्रफल 9 आएगा। तो क्या बराबर हुआ? क्षेत्रफल नहीं हुआ। तो ये बात तो हो गई गलत। 2 फिगर का सेम पैरामीटर हो तो उनका मतलब दोनों बातें, ये दोनों एग्जाम्पल ना तुम इन दोनों में ले लो। वैसे अगले का एग्जाम्पल है कि सेम पैरामीटर हो तो एरिया सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एरिया सेम हो तो पैरामीटर सेम होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक, द यूनिट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया आर सेम नहीं, पैरामीटर की यूनिट सेंटीमीटर होगी तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ये तीनों ही बातें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर। बिल्कुल, जो परिमाप होता है वो शेप की मदद से ही निकाला जाता है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, थोड़ा सा गलत है, लेकिन बाकी सारे महागलत है, तो इसे सही मान लो। क्योंकि जैसे देखो, आपके पास एक धागा है 10 मीटर का, इस धागे की मदद से आप सर्किल बना लो, वर्ग बना लो, आयत बना लो, सबका परिमाप सेम ही होगा। तो शेप ने कैसे निर्धारित किया कि परिमाप क्या होगा? ठीक, हालांकि ये हम कह सकते हैं कि जैसे ये शेप है, इस शेप की मदद से मैं इसका परिमाप निकाल पाऊंगा, लेकिन इसी को उठा के मैं कुछ और बना दूं, या इसे ही मैं यूं भींच दूं, यूं ऐसी शेप दे दूं, तो भी परिमाप सेम ही होगा। लेकिन इनमें सबसे कम गलत है ए, तो ए इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन गलत था पेपर में। Which of the following statement number 3 is used in ordinal sense? क्रम सूचक भाव में कहां इस्तेमाल किया गया है? क्रम सूचक भाव में, ऑर्डिनल सेंस में कहां पे इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल सही कह रहा है रुपेंद्र, शेयर वाले बटन का करंट बंद करवा दिया है। अगर आप, मुझे आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है छवि जी, हमें भी तो आपको पढ़ाना बहुत शानदार लगता है। नहीं प्राची गर्ग जी, अब यहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चों ने सही कहा है कि जो शेयर बटन का
करंट था वो बंद हो गया है। ठीक, अभी आप शेयर करोगे तो करंट नहीं लग रहा है, लाइक करोगे तो करंट नहीं लग रहा है। आओ बताओ, ऑर्डिनल सेंस में क्रम सूचक, कल मैंने यूपीटेट वाले बैच में ये बात पढ़ाई भी थी, कार्डिनल नंबर, क्रम सूचक संख्या। जैसे देखो, एक तो होता है 3 और एक होता है तीसरा। एक तो होता है भैया 3 और एक होता है तीसरा। इनमें मात्रा का फर्क नहीं है, मात्रा तो सेम ही है दोनों में। अंतर इस बात का है, ये 3 चीजें दिखा रहा है। 3 का अर्थ है ये 3 चीजें, और तीसरे का अर्थ है जैसे यहां पे 3 आदमी बैठे हुए हैं ये, और आप किसी को कह रहे हैं कि मैं तो उस तीसरे लड़के से शादी करूंगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा है आप ये कहेंगे कि मैं 3 लड़का से शादी करूंगी, नहीं, उस तीसरे लड़के से शादी करूंगी। आपको क्रम बताना है। जब कुछ ऐसी चीज आती है तो आप कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, क्रम सूचक संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 3 से मत बोल देना, उसका मतलब है तीनों से शादी होने वाली है। लिव ऑन द 3rd फ्लोर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बहुत से बच्चों का आंसर बी ही दिख रहा है, फराहत परवीन, दीपक पांडे, अंशु मोरिया। ठीक है, इस घर में 3 कमरे हैं, इस में 3 टीम है, ये संख्या दिखा रहा है। 3 कमरे होना, 3 टीम होना, 3 पेंसिल होना, ये सब संख्या दिखा रहा है, क्रम नहीं दिखा रहा। क्रम ये दिखा रहा है कि मैं तीसरे फ्लोर पर रहता हूं, तीनों फ्लोर पर नहीं रहता हूं। अगला सवाल आराम से पढ़ेंगे और बताएंगे। गलत ढूंढना बहुत आसान है, ऑप्शन आराम से पढ़ोगे आप आराम से गलत ढूंढ लोगे। एक एक ऑप्शन को एनालाइज करते हुए पढ़ना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा पढ़ानी है। एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़ो, बेशक देखने में बुरे हो, अच्छे ना लग रहे हो, उनका चेहरा अच्छा ना हो, लेकिन पढ़ो। नंबर इन्हीं से मिलेंगे, नौकरी इन्हीं से मिलेगी। अब आलस कर गए तो फिर परेशानी है। सवाल नंबर 6, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन है, गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें, नेगेटिव वर्ड तो कुछ भी नहीं है। गलत होने के लिए नेगेटिव वर्ड होने चाहिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। भाई परिभाषा जरूरी है कि वो सोच जरूरी है जिससे परिभाषा बनती है। परिभाषा सिर्फ सिखा देना गणित नहीं है। समभ्रांति से बचने के लिए, मतलब कंफ्यूजन से बचने के लिए, केवल ओनली एक नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना। ओनली क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है कि इस बच्चे को केवल चावल खिला दो, इस बच्चे को केवल रोटी दे दो, इस बच्चे को केवल सलाद खिलाओ, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक, बच्चे के सामने सारी चीजें रख दो, चावल, रोटी, सलाद, सब चीजें खाने दो, पूर्ण आहार मिलने दो उसे, तो सारी शेप्स उसे पढ़ने दो। ये दोनों गलत हो गए, केवल गलत शब्द है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइम, बट किंतु आ गया। बाकी की फिगर मत बताओ, बच्चे को बस ट्राइंगल पढ़ाओ, वर्ग मत पढ़ाओ, सर्किल मत पढ़ाओ। मतलब जब तक वो 5वीं का होगा, प्राइमरी लेवल लिखा हुआ, 5वीं क्लास तक ये कह रहे हैं त्रिभुज दिखाओ बस उसे, और कुछ मत दिखाओ पूरी दुनिया में, बस उसे त्रिभुज ही दिखाओ। अरे वो पूछेगा नहीं आके कि आज मैंने पड़ोस वाले अंकल को देखा, सर गंजा था तो बिल्कुल ऐसे नजर आ रहे थे। अब उसे समझ कैसे आएगा कि गोल नजर आ रहा था सर? तो उसे सारी शेप्स दिखाओ, क्योंकि उसके आसपास सारी शेप्स हैं। बच्चों के समक्ष सभी त्रिभुज रखो और दूसरी आकृतियां भी पढ़ाओ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला सवाल। अरे प्रियंका मैं मान गया, बहुत फैबुलस क्लास, अब तुम पढ़ लो। ये प्रियंका तारीफ में ज्यादा टाइम लगा देती है, ध्यान से पढ़ो तुम। मैं मान गया, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। करो। भाई सिर्फ 25 लोगों के लाइक बचे हैं, जो लाइक हैं वो 3 लाख हो जाएंगे, जल्दी लाइक कर दीजिए। करो। देखो, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात चूज करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, कि बच्चों को जो एरिया सिखाया जाता है वो अपर प्राइमरी पे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल गलत। कक्षा 5 की किताब देखना, मैंने कहा भी है तुम्हें स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में, 5वीं किताब 5वीं क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले एक बार। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी 5th क्लास पीडीएफ एनसीईआरटी की अपनी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। किताब का नाम मैथ्स मैजिक है।
तो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग, एल्जेब्रिक सोच का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्राइमरी लेवल पर किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं राम के पास बेटा 2 सेब है, ठीक, मैं फिर धीरे धीरे बच्चे को इस चीज पे ला सकता हूं कि r इज टू 2 और श्याम के पास 3 सेब है, तो हम धीरे धीरे बच्चे को चीज सिखा सकते हैं कि r प्लस एस कितना होगा, तो 2 प्लस 3 5 होगा। ये जो r और s है ना, यही तो एल्जेब्रा है कि किसी असली चीज को दूसरी चीज से डिनोट करना। एल्जेब्रा एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट गणित है, ठीक, तो ये सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस, कि फ्रैक्शन पढ़ाओ सिर्फ अपर प्राइमरी पर, मैंने बताया नहीं, अनुपात पढ़ाओ प्राइमरी अपर प्राइमरी पर, भिन्न पढ़ा सकते हो, अनुपात नहीं पढ़ा सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट प्राइमरी, मतलब शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी गलत चीज है, नेगेटिव नंबर बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो उस लेवल की सोच पे भी बच्चा नहीं पहुंचा होता है कि नेगेटिव नंबर सीख जाएगा, ठीक है। तुम में से ही बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है नेगेटिव नंबर तो क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं -5, देखो अभी फटाफट स्पीड से आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में रेडी हो जाओ, फिर मुझे बताना है तुम्हें क्या होगा। -5 और 10 का अंतर कितना है, -5 और 10 का अंतर कितना है बताओ स्पीड से, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, बताइए। रीना विनय पांडे, थोड़ी देर क्लास करो, सब पता चल जाएगा। बताइए फटाफट, -5 और 10 का अंतर कितना है। ये देखो, ईसा मलिक, माननी चौहान, अनीता सिंह, एमडी, सब बच्चों का आंसर जिनका 5 आंसर आ रहा है गलत है। तो क्या एक छोटे बच्चे को प्राइमरी लेवल पर नेगेटिव नंबर पढ़ाया जा सकता? तुम्हें तो अब तक आता नहीं नेगेटिव नंबर। -5 और +10 का अंतर, इनका जो डिफरेंस है वो 15 है। कितना है डिफरेंस? 15 है। -5 से तुम्हें कहां जाना है, बीच में 0 आएगा, -4 आएगा, -3, -2, -1, 1, 2, 3, ऐसे भैया, फिर जाके यहां 9, ये 10। -5 से 10 पे जाना है, क्या 5 चलना पड़ेगा कि 15 चलना पड़ेगा? सोचो अब तुम खुद ही तो बताओ, क्या एक प्राइमरी के बच्चे को नेगेटिव नंबर पढ़ाया जा सकता है? भाई तुमको तो ग्रेजुएट वालों को नेगेटिव नंबर पढ़ा नहीं रहा कोई, तुम अभी तक गलत कर रहे हो। आ गया समझ में? -5 से +10 पे जाना है तो 15 का अंतर है। ये देखो, यहां से तुम्हें 10 रुपए चाहिए, किसी को तुम्हें 10 रुपए देने हैं और तुम्हारी पास 5 रुपए का कर्जा भी है, तो पहले तो 5 की भरपाई करो, फिर 10 कमाओ, तो ही तो जाके 15 होगा। पहले तो -5 से 0 पे आओ, फिर 0 से 10 पे जाओ। तो नेगेटिव नंबर की समझ इतनी आसान नहीं होती। आ गया समझ? तो यही ऑप्शन नंबर डी कहता है। इसीलिए मैं कहता हूं मैथ्स पेडागोजी मैथ्स के टीचर से पढ़ो, तुम्हें उसका एग्जाम्पल भी दे देगा लाइव क्लास में। तो ये आपको क्या कोई नॉर्मल सीडीपी टीचर बता पाएगा एग्जाम्पल? कभी नहीं बता पाएगा। बस इतना बता देगा, नेगेटिव नंबर मत पढ़ाओ। अगला सवाल, अब मैथ के कंटेंट के क्वेश्चन शुरू हो गए, 7 पेडागोजी के खत्म हो गए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ छवि, तुमने सही बताया था, मैंने देखा था, कई बच्चों का सही था आंसर। अगला सवाल, मैं तब शुरू हो रहा है, थोड़ा कमर कस लो, हाथ गर्म कर लो। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 का योग क्या होगा? बिल्कुल नहीं, आज सैटरडे संडे में स्पेशल क्लासेस चलेंगी, सब टीचर्स ने पेपर करवाए 1.5 घंटे। आंसर आ गया बच्चों का, देखो 5 क्रमागत संख्याएं। भाई क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाली। क्रमागत संख्या जैसे पहली संख्या x है, उससे अगली क्या होगी? x+1 होगी, उससे अगली x+2, x+3, x+4, यही तो होगी क्रमागत संख्याएं। ठीक, तुम्हें इनका योग दिया हुआ है, ध्यान से समझना। देखो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, मन में करवा देता ये सवाल में। तुम्हें इसका योग दिया हुआ है, तुम्हें किसका योग निकालना? इसका योग दिया हुआ है तुम्हें। 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ये दिया हुआ है, कितना होगा? 20। तुम्हें बताना क्या है?
पहली 5 संख्या तो ये रही, पहली 3 का योग बताना है, इन तीनों का योग बताना है, इन तीनों का योग। हो गया सवाल। इन तीनों का योग कितना होगा? 3x + 3 होगा। ठीक, 5x + 10 20 है, 3x + 3 कितना होगा? कोई भी बच्चा बता देगा यार। ये 10 उधर गया, कितना बचेगा? 10 10 20 में से घटाया 10 बचा, 5 से 10 काटा 2 पे, x की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ 2 रखो, 2 तिया 6 और 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? क्लियर? थोड़ी देर क्लास देखो, क्लास का टाइम वाइम सब पता चलेगा, घबराया मत करो। 5 क्रमागत संख्याओं का योग, पहली ये एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा। वैसे अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है, पहले बीच वाली संख्या लिखा करो हमेशा। अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो तो बीच वाली संख्या लिखो x, इससे अगले वाली एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, इससे पिछले वाली एक कम, उससे पिछले वाली फिर एक कम। तो बीच की संख्या से लिखना अगर शुरू करते हो तो आसान है। आप इन्हें जोड़ोगे तो 5x आएगा। 5x की वैल्यू 20 दी हुई है, बताना ऐसे किस किस ने किया है। बीच की संख्या से मानना शुरू किया करो। 5x की वैल्यू 20 है, आपको बताना क्या है? पहली 3 का योग बताना, कितना होगा? 3x - 3 की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 4 यहां रखो, 4 तिया 12 में से 3 गया 9। तो हमेशा बीच वाली संख्या मानो, और भी आसान हो जाती है कैलकुलेशन। अगला सवाल, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? करो, आने लगेगा एजुकेशन नॉलेज, 2 महीने में आपको भी समझ आने लगेगा। बस इन्हें गणित की भाषा में लिखना सीख जाओ। पुरानी वीडियो देख रहे थे छवि, अभी नवरात्रि चल रहे से जागरण ही मानो। हाँ, एक्स लेने की भी जरूरत नहीं है राजेश जी, ट्रिक से भी हो जाएगा, ट्रिक से भी। अरे टीचर बनने वाले हो, ट्रिक व्रिक के चक्कर में पढ़ना छोड़ दो। क्लास टाइमिंग क्या है? डेली 12 बजे चलती है, डेली 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे, और शनिवार रविवार में किसी भी टाइम चल जाती है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के घंटी टन टन कर लो, हाँ काट पीट कर लो। आया आंसर, बच्चों के आंसर आ रहे 25। देखो क्या होता है, यहां क्या रखा जाता है किसी भी विभाजन के सवाल में? यह होता है आपका डिवाइजर, यानी भाजक। जो भाग हो रहा है वो है डिविडेंड, कि मुझे भाग किया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी अखबारों में पढ़ते होंगे इस कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, मतलब अपना लाभ बांटा। तो डिविडेंड वो है जो बांटा जा रहा है, इसे भाज्य भी कहा जाता है। ठीक, इधर क्या है? भागफल यानी कि कोशेंट, कोशेंट यानी कि भागफल। और जब भाग चलाया और भाग होते होते बीच नीचे आके कुछ बच गया तो उसे हमने कह दिया शेषफल यानी कि रिमाइंडर। क्या कह दिया? रिमाइंडर कह दिया। अब सवाल देखो क्या होता है, इसकी गुणा यानी डिवाइजर की गुणा और कोशेंट की गुणा, डिवाइजर की कोशेंट में गुणा, और जो शेषफल है वो फालतू बचा था वो अलग से जोड़ने पर आपको, शेषफल जोड़ने पर आपको क्या मिल जाता है? भाजक ये मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। ठीक, डिविडेंड मिल जाता है। डिवाइजर साफ साफ सा नहीं लिखा मास्टर जी आपने, डिवाइजर कोशेंट की गुणा और शेषफल जोड़ने पे आपको डिविडेंड मिल जाता है वापिस। अब सवाल में देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, ये पता होना चाहिए, ये लिख लो आराम से, तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो जो जो सवाल कह रहा है, एक विभाजन के सवाल में डिवाइजर कितना गुना है? डिवाइजर 5 गुना है कोशेंट का, इसका ये कितना गुना है? 5 गुना है। बहुत खुशी की बात हुई भाई। और रिमाइंडर का 2 गुना है। रिमाइंडर का कितना गुना है? 2 गुना। शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना है। काम ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। रिमाइंडर इन्होंने 5 दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 5। ये 5 है और इसका 2 गुना है ये, तो 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10। ये नंबर इसका 5 गुना है और ये 10 है, तो बताओ ये नंबर कितना होगा? देखो ये 5 था, 5 का 2 गुना 10 हुआ।
ये वाला जो नंबर है 10, इसका 5 गुना है, तो ये नंबर क्या रहा होगा, किसका 5 गुना है, 10, 2 का। तो 10 गुना 2 प्लस 5 यानी कि 10 दुना 20, 10 दूनी 20 और 5 25। ऐसे सवाल मैं आपके पेपर तक आपको लगभग 25 सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो पेपर में गलत नहीं होगा और एक सवाल ऐसा आता ही आता है। डिवाइजर और कोशेंट की गुणा में रिमाइंडर जोड़ना होता है। रिमाइंडर 5 दिया गया है और ये बताया गया है कि ये वाला नंबर उसका कितना गुना है, 2 गुना। 5 दूनी 10 और इसका 5 गुना है, तो ये 2 रहा होगा, 10 दूनी 20 और 5 25। अगला सवाल ये तो कल ही सिखाया है। 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। अंतर की मदद से भी कर सकते हो और सुपर टेट के लिए क्लास डेली 4 बजे अंतर की मदद से भी कर सकते हो। अंतर बराबर कर लो या फिर अंतर से भाग कर दो। अंतर से भाग करना सबसे आसान है। एजुकेशन नॉलेज जी बिल्कुल वो फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है मैंने, डिवाइजर इनटू कोशेंट, और इधर लेफ्ट में सबकी परिभाषा लिखी हुई है कि डिवाइजर क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है। ये लिखा तो है, फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने। भाजक भागफल की गुणा करने से, ये जोड़ने से शेषफल आता। कमाल कर रहे हैं बालक। फॉर्मूला आया कैसे बस ये बता दिया मैंने, वो मेरी गलती हो गई। किया सीटेट के लिए डेली 12 बजे क्लास, यूपी टेट की जो मैं क्लास करवा रहा हूं सुपर टेट के लिए, क्या किसी भी मैथ के लिए मतलब बढ़िया रहेगी आपका। देखो इनका अंतर देख लो, कितना अंतर है। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का, यहाँ पे भी 1 का अंतर है। ठीक, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। इस अंतर से इन नंबरों को भाग कर दो। 2 से 3 को भाग करूंगा 1.5, 1 से 2 को भाग किया 2, 1 से 1 को भाग किया 1, 3, 5। अब आप देख लो इनमें इन्होंने पूछा हुआ है सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा। सबसे बड़ा नंबर है ये और इसके बाद सबसे बड़ा है 3/4। तो 5/6 और 3/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या आप सब ऑप्शन में बी लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहे हैं। कैसे आसान कुछ हो सकता है भाई। मतलब मुझे लगता है मेरी मम्मी 5वीं तक पढ़ी, अगर मैं उन्हें भी ये बात सिखाऊं वो भी सीख जाएगी कि अंतर देख लो कितना है, अंतर से ऊपर वाले नंबर को भाग करके लिख लो कितना है। ठीक, लिख लिया आपने। 1 से 5 को भाग किया 5, 1 से 3 को भाग किया 3, 1 से 1 को भाग किया 1 से 2 को भाग किया 2, 2 से 3 को भाग किया 1.5। इनमें सबसे बड़ा 5 है, सबसे छोटा 3 है, मतलब 5/6 और 3/4 सबसे बड़ा और फिर उससे बड़ा। क्लियर? ठीक है। सुपर टेट की क्लास डेली 4 बजे। अगला सवाल, एक तार है मेरे पास, एक उसे वर्ग के रूप में रखा गया है। हाउ मच एरिया इज एनक्लोज इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16। करिए। छवि अवस्थी कह रहे हैं इनकी मम्मी तो बीएड कर रखी है ना। हमारी माता जी तो भाई 5वीं पास है, पिताजी 12वीं पास है। 5वीं भी वो बोलती है, मुझे डाउट है। मम्मी का कहना था कि स्कूल में बहुत ज्यादा पीटते थे तो 5वीं तक जाके उन्होंने छोड़ दिया, फिर घर पे रहती थी, घर का काम करवा देती थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। आंसर आया भाई। मैं तो टेट की क्लास बता बता के जब से तब तक परेशान हो जाऊंगा। ऐसे तो मैं थोड़ी देर रुक जाओ, सारी क्लास का टाइमिंग सामने आ जाएगा। करो। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो कैसे आया होगा बताओ, कैसे आया होगा? भुजा की भुजा गुणा करने से ही तो आया होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। भुजा कितनी रही होगी? 12, मतलब ये साइड कितनी है? 12। ये साइड कितनी है? 12। अब इसी की मदद से मुझे सेम परिमाप से मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है। देखो होता क्या है ना, मेरे पास जैसी ये 2 साइड है ना, ऐसी हुबहू ये 2 साइड भी होती हैं। जैसी आप ये 2 साइड देख रहे हैं ना, ऐसी हुबहू ये 2 साइड भी होती हैं। मतलब परिमाप 2 ही भुजाओं पर आधारित होता है, उसका डबल करना होता है बस। जैसे 12, 12, 24, 24 का डबल 48 इसका परिमाप हुआ। लेकिन आपने एक को तो कह दिया कि 16 है,
एक को तो मैंने 12 से 4 ज्यादा कर दिया 16, मेरे पास 12 ही है, ये 2 भुजा बनाने के लिए मेरे पास 24 है। अगर मैंने इसमें 16 इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं बगैर फॉर्मूले के करवाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, तो आप थोड़ा समझिए कि जब भी परिमाप किसी फिगर का आप लेंगे तो जैसी ये 2 साइड होती है ना, ऐसी उधर वाली भी 2 होती है। जैसी ये 2 हैं, जैसी ये 2 हैं, ऐसी उधर वाली 2 भी है। तो मेरे पास 12 है बनाने के लिए इन 2 साइडों को। भाई मेरे पास सेम ही तार है, उसी तार से बनाना है। मैं या तो उसे ऐसे मोड़ लूं या उसे ऐसे मोड़ लूं। मैं 12 पे मोड़ लूं। अगर मैं यहां पे 16 कर दूंगा तो इसके लिए कितना बचेगा, 8 बचेगा। 12 24 होता है, 16 इधर 8 इधर, 16 अट्ठे 128 होता है। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। हमारे पास 1-1 सेंटीमीटर के 48 छोटे छोटे वर्ग हैं। क्या है, छोटे छोटे वर्ग हैं। जैसे ये 1 बाई 1 का आप देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के ऐसे 48 वर्ग हैं हमारे पास। कितने वर्ग हैं, डब्बे रखे हुए हमारे पास ऐसे 48। इन्हें कितने रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 ही हो। कितने रूप से इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल कितना हो। अरे 8 कैसे यार, ये तो तुम फॉर्मूले वाले ही बालक हो भाई, मेरी गलती होगी, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं। ये मैं और 16 8 ये क्या समझा रहा था तुम्हें, पूरे सवाल में समझाया ही मैंने ये है कि 8 आएगा। देखो सवाल कहता है कि इसी तार को, सेम वायर को, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाना है जिसमें लंबाई 16 है। तो इसका परिमाप कितना हुआ, 4a हुआ। 12 गुणा 4 कितना हुआ, 48 हुआ। हो गया 12 गुणा 4 48। इसी को मुझे किसके रूप में मोड़ना है, एक आयत के रूप में मोड़ना है। आयत की लंबाई 16 है। आयत का परिमाप कितना होता है, 2l + b होता है। ठीक, और ये कितने के इक्वल होगा, 48 के, क्योंकि इसका भी परिमाप 48 है। उसी को मैं आयत के रूप में मोड़ रहा हूं। 2 से कितने पे कट गया, 24 पर। l की वैल्यू कितनी है, 16 है। b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24, 16 उधर जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, ऐसे 8 आया। तुम इसी के लिए बने हो, तो क्योंकि तुम्हें ये खून में पहुंचाया गया, इंजेक्शन लगा लगा के फॉर्मूले पूरे 10वीं तक पहले स्कूल में खून में पहुंचाया गया और अभी भी पहुंचाया जा रहा होगा। मैंने यही चीज तुम्हें बोल के समझा दी, ये काट के कि ये 24। भाई जैसी 2 साइड होती हैं, जैसी 2 साइड होती हैं, ऐसी सामने वाली 2 भी होती है। ठीक, इसी तार की मदद से मुझे एक आयत बनाना है। मतलब मेरे पास ये 2 साइड बनाने के लिए 24 है, 12 इधर है, 12 इधर है। अगर मैं एक आयत बनाने जाऊं, 16 का इस्तेमाल यहां कर लूं तो यहां के लिए कितना बचेगा, 8 बचेगा। 12 से मैंने 4 इसे ज्यादा कर दिया तो इसे 4 कम कर लो, 12 से 8 हो गया। ठीक, परिमाप निकालने का यह आसान तरीका है। 16 अट्ठे 128। फॉर्मूले चाहिए बस, थोड़ा आंख नाक कान खोल के रखा करो। बिल्कुल मेरे साथ पढ़ना है तो फॉर्मूले भूलने पड़ेंगे। थोड़ी समस्या जरूर होगी, मन को दुख होगा, लेकिन बाद में पेपर में आराम महसूस होगा करते टाइम। हमें इन्हें ऐसे रखना है कि वर्ग कितना है, 48 ही आए। देखो 1 का वर्ग कितना है, ये जो 1 स्क्वायर है इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 1 है। तो कितने तरीके से रखा जा सकता है, देखो बेसिकली हमें नंबरों की गुणा करके 48 लाना है। 1 गुणा 48 करूं तो भी 48 ही आ जाएगा। 2 गुणा इसे 2 करता हूं, उसे कितना करूं, 24 दूनी भी 48 होगा। मतलब 2 लाइन बना लो। इसमें क्या है, मैं एक डब्बा ऐसे रखा, एक ऐसे 48 रख दिए डब्बे, 48 ही आएगा क्षेत्रफल। इसमें मैंने 2 लाइन बना ली, एक लाइन में 24, एक लाइन में 24, फिर भी 48 आएगा। 3 गुना 16, 16 तिया 48 भाई। 3 लाइन बना ली, 16 की हमने। 12 चौक 48, 12 की 4 लाइन बना ली हमने। 4 लाइन, एक लाइन में 12, एक लाइन में 12, एक लाइन में 12, एक लाइन में 12, टोटल क्षेत्रफल 48 आएगा। 5 से तो 48 कटता नहीं, उसके बाद 6, 6 अट्ठे 48, 6 लाइन बना ली 8 8 की हमने। तो ये भी क्या बनेगा, हमारा प्रामाणिक क्षेत्रफल 48 ही आएगा। 7 से नहीं कटता, फिर 8 से कटेगा तो फिर 6 ही आ जाएगा। तो ये ही 5 कॉम्बिनेशन है
ठीक, यही 5 फैक्टर हैं जो हमें गुणा होकर 48 दे सकते हैं। ध्यान रखना, एक ऐसा सवाल पेडागोजी में भी आया हुआ है कि आपके पास टाइल है, 1 बाई 1 के टाइल हैं, उसकी मदद से आप बच्चे को क्या क्या सिखा सकते हो, क्षेत्रफल सिखा सकते हो, परिमाप सिखा सकते हो, गुणज सिखा सकते हो, गुणनखंड सिखा सकते हो। तो ये गुणनखंड का ही सवाल है। ठीक, फैक्टर का ये क्वेश्चन है और बच्चों को टाइल की मदद से सिखाया भी जाता है। 1 गुना 48 भी 48, 24 दूनी 16 तिया 12 चौक 8 छंग 48। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 तरीके हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 5 कहां से आया, 5 तो आप कह रहे थे काटता ही नहीं। भाई ये गिनती पूछी हुई है, कितने तरीके हैं, तो कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। ठीक, हो सकता था कमेंट में कमेंट आ जाए 5 कहां से आया, 5 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। नवरात्रि चल रही है, अगर आप अड्डा की ऐप पर जाकर कुछ भी खरीदते हैं, ये जादुई कोड लगाकर Y174 तो आपको 80% की छूट मिलेगी। मेरा सीटेट का बैच आ गया, 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, पढ़ सकते हो। सीटेट मंथन ये बैच चल रहा है, इसमें मैथ की क्लास मेरी 12 बजे चलती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके सामने हैं। यूपी टेट का जो शेड्यूल है वो ये है, इसमें मेरी क्लास शाम को 4 बजे चलती है। यूपी टेट वाला आप सुपर टेट के लिए भी पढ़ सकते हो, सुपर टेट का लेवल यूपी टेट से कम ही आएगा। सुपर टेट में 20 ही सवाल आते हैं, यूपी टेट में तो 30 सवाल आते हैं। ठीक, और लेवल भी अच्छा होता है, तो यूपी टेट पे ज्यादा जोर दो। अगला सवाल, सारी टाइमिंग बता दी। अब सी टेट 12 बजे, यूपी टेट 4 बजे है, वही सुपर टेट के लिए भी है। रात के 10 बजे जूनियर एडिट, अभी 5-6 दिन चलेगा। अगला सवाल, विद्यालय की सभा में कक्षा में विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हुए, 19वां स्थान। देखो यहां 19 तक कैसा नंबर, एक ऑर्डिनल या कार्डिनल नंबर है, या फिर हम कह सकते हैं क्रम सूचक संख्या है। 19 का मतलब ये नहीं है 19 बच्चे हैं, ये बताया गया कि 19वां जो बच्चा है वो रूही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि 19 के 19 बच्चे रूही हैं, दोनों तरफ से 19वें स्थान पर है वो। देखो आगे से देख लो या पीछे से देख लो, ये 19वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 19वां स्थान है इसका, रूही का। ठीक, क्लियर, किसी को कोई डाउट? रूही का कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम 19वें स्थान पर हो, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या तुम्हारे इधर 18 बच्चे नहीं बैठे हुए हैं? भाई तभी तो तुम 19वें पे हो। क्लियर सी बात है। अगर मैं कहूं कि मम्मी मैं 5वें नंबर पे आया क्लास में, तो सीधी सी बात है कि मेरे से पहले 4 थे। लेकिन अगर मैं मम्मी को ये कहूं मैं तो पीछे से 5वें पे आया हूं, क्लास में आखिर से 5वें नंबर पे आया हूं, तो सीधी सी बात है मुझसे पीछे 4 बच्चे। उनकी गनीमत है कि वो मुझसे पीछे आए तो जाके मैं 5वें पे आया, वो ना होते तो मैं आखिर में आता। तो ये 19वें पे आई, तो इसका सीधा मतलब है पीछे से भी 19वें पे है, मतलब इधर भी 18 बच्चे हैं। ठीक, क्लियर। 18 बच्चे इधर, 18 बच्चे इधर, और एक बच्चा रूही है, एक रूही भी है। 18 और एक 19 और 18 कितना आ जाएगा, 37 बच्चे हैं टोटल। 18 बच्चे इधर, 18 इधर, 36 तो ये हो गए और एक रूही हो गई, 37 बच्चे हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगला सवाल, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। बिल्कुल ऐसा सही सवाल है। अस्मिता रिचीज स्कूल फॉर ए मीटिंग 50 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच गई, 15 मिनट पहले पहुंच गई। वो अपने एक कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची है, जो 40 मिनट लेट है मीटिंग के लिए। ठीक, एक आदमी है, उसका एक सहपाठी है वहां, उससे ये 40 मिनट पहले पहुंची है। कितने मिनट पहले पहुंची है, 40 मिनट पहले पहुंची है, नहीं आधा घंटा पहले पहुंची है। देखो सवाल की एक एक लाइन पढ़ो। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे 15 मिनट पहले पहुंची। कितने मिनट पहले पहुंची, 15 मिनट पहले पहुंची। तो कितने बजे पहुंची है, 8:15 पर ये पहुंची है। यह अपने एक सहपाठी से, एक कलीग से आधा घंटा पहले पहुंच गई है, सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची है।
अगर ये अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंचे तो सहकर्मी कितने बजे पहुंचा है? 8:45 पर पहुंचा है। इसमें कोई डाउट किसी को? वो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले और अपने दोस्त से आधा घंटा पहले, तो दोस्त वो आदमी कितने बजे पहुंचता है? 8:45 पर पहुंचता है। चलो आगे कहा गया है कि यह आदमी 40 मिनट देरी से पहुंचा है। यह कितने मिनट देरी से पहुंचा है? 40 मिनट लेट आया है, 40 मिनट देर से आया है। 40 मिनट फालतू ले ली इसने, देर का तो मतलब ये 40 मिनट फालतू ले ली। मतलब किस टाइम थी मीटिंग? मीटिंग किस टाइम थी भाई? 8:05 AM पर थी मीटिंग। ये मैं माइनस लगा देता हूं वरना तुम्हें लगेगा प्लस का साइन क्यों लगा हुआ। ये 40 मिनट लेट हुआ है, उसके लिए मैंने प्लस लगाया था कि फालतू ले ली। अब 8 में से 40 घटाऊंगा तो कितने बजे थी मीटिंग? 8:05 AM पर थी। स्टेप वाइज अगर आप सवाल को पढ़ेंगे गलत नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? इसी बात पे ठोको लाइक, इतने लाइक की किसी ने सोची ना हो। समझ आ गया? मैं फिर से बता देता हूं, देखो 8:15 बजे, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, इसलिए मैंने 8:15 लिखा हुआ। इन्होंने 8:30 से 15 मिनट पहले ही पहुंच गई। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ एक सहपाठी है, उससे आधे घंटे पहले, तो सहपाठी 8:45 पे हो गया। इससे आधा घंटा पहले आई है इस आदमी से, आधा घंटा पहले, तो वो 8:45 पे आया होगा अगर ये उससे आधा घंटा पहले आई है तो। और उस आदमी के बारे में हमें ये बताया गया कि ये आदमी तो 40 मिनट लेट है भाई मीटिंग के लिए, तो मतलब मीटिंग 8:05 पे थी, 8:45 पे आया, लेट है। ठीक है, चलो ऑफलाइन मिलेगी वीडियो, बिल्कुल मिलेगी वीडियो, खत्म होने के बाद कभी भी देख सकते हो। फिर से एक बार रिया जी पूरा सवाल फिर से बताया, एक बार मैंने सवाल ध्यान से पढ़ लेंगे। ये किस टाइम चल रही है नूपुर? 4 बजे से ये क्लास चल रही है। धन्यवाद प्रिया जी। मैं तो फॉर्मूले के बिना समझाना चाहता हूं, लेकिन ये मुंह में समझना नहीं चाहते। समझो भाई, बिना फॉर्मूले के आनंद है जीवन में। देखो, एक पैकेट लिया सोहेल ने क्रेयोन का, एक पैकेट लिया क्रेयोन का। दुकान पे गए हो कभी सामान खरीदने, जाते समय कैलकुलेशन कोई नहीं करता, दुकानदार को ये सामान बता देते कि कितना कितना सामान हुआ, दुकानदार अपनी तरफ से फिर कह देता भैया 200 रुपए का हो गया। हिसाब लगवाओगे ना तो पक्का लग मिलेगा। सब्जी लेने जाओगे कि 30 रुपए की 28 रुपए किलो है, 30 की कर दूं, तुम्हें पता है क्या 30 की कितनी सब्जी आएगी? तुम्हें तो 28 की 1 किलो, 30 की कितनी हुई मैं पूछूं, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। वो अपनी मर्जी से कुछ भी करके दे देता। धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ सब्जी मंडी में भी। आगे चलो, एक पैकेट क्रेयॉन का खरीद लिया, 2 पैकेट पेंसिल के खरीदने हैं, 2 पैकेट पेंसिल के खरीद लो, 2 पैकेट पेंसिल के हो गए। एक पैकेट स्केच पेन का लिया है, एक पैकेट ये हो गया, और एक कैंची ली है, एक कैंची, 5 सीट पेपर की ली है, 5 सीट ली है पेपर की, इसकी जो है 5 सीट ली है, और डेकोरेटिव स्टिकर भी लिए हैं। जो स्टिकर लिए ये लिखो, देखो ये लिखे हुए डेकोरेटिव स्टिकर, सजावटी स्टिकर लिया है, एक सजावटी स्टिकर लिया हुआ है। ठीक, और तो कुछ नहीं है। रबड़ नहीं खरीदी और सब कुछ खरीदा है, इरेजर नहीं खरीदी है और सब कुछ खरीदा है। 15.5 रुपए का एक पैकेट कितने का हो गया? 15.5 का। एक सवाल पक्का ऐसा आता है, मनी का क्वेश्चन बोलते हैं इसे, मनी का। छोटे बच्चों को सिखाई जाती है सब चीजें, तुम तो नहीं सीखे, लेकिन छोटे बच्चे को दुकान पे जाके सामान कैसे खरीदना है सिखाया जाता है। और इससे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रोल प्ले। एक बच्चे को बढ़िया बना दो, एक बच्चे को ग्राहक बना दो। 2 पैक, 14 रुपए का एक पैक है तो 2 कितने के हो गए? 28 के हो गए। 22.5 रुपए का एक ही पैकेट खरीदा है, 17 रुपए का एक ही पैकेट खरीदा है, 2.5 रुपए के 5 पैकेट खरीदे। इस सवाल को कोई बच्चा नहीं कहेगा सर करना सिखा दो, ये तो जिंदगी हो गई हमारी करते हुए। मतलब अब तक वैसे ही
कॉन्फिडेंस में जाके दुकान पे खड़े हो जाते हो क्या, ये देना ये देना, अच्छा कितने हुए 300 रुपए, 500 का देके 200 वापिस लेके आ जाते हो। तो वो नकली कॉन्फिडेंस था क्या। 2.5 रुपए के 5 चीजें लिए, 12.5 रुपए की हो गई। 5 रुपए की एक चीज लिए तो 5 की हुई। इन सबको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा, एक हासिल लगा। 6 और 8 14 का 4, 6 और 8 14, 2 16, 16 और 7 23 और 2 25, 5 0 हासिल लगे 3। 0.5 कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया। 100 रुपए का सामान हो गया, 3 हासिल लगे, 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10, 100 रुपए 50 पैसे का सामान हो गया आपका। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिस बच्चे का आंसर गलत आ रहा है ना, जैसे आया है आरबी आया, अंजुम का गलत है, संजीत कुमार जी का गलत है, डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 रुपए का सामान हुआ है। ठीक, क्लियर। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला सवाल करो। अगला सवाल स्पीड। 15 सवालों में से किसके कितने सही है ये भी लिख के बता दो कि सर 15 में से 15 सही है, 14 सही है, 13 सही है, 12 सही है, कितने सही है। एक संख्या 100 के आधे से तो अधिक है, बहुत बढ़िया भाई। 100 के आधे से तो अधिक है, सारी अधिक है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, हर बार आते हैं सीटेट में। और इसमें ना पहले सवाल को पढ़ लो, एक ही लाइन ऐसी होती है जिससे क्वेश्चन सही हो जाता है, सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये 6 दाही से अधिक है और 8 दाही से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दाही का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। जो दाही का अंक है, देखो ये इकाई हुई, यूनिट, ये दाही हुई यानी कि टेंस। तो सवाल में कहा गया है जो दाही का अंक है वो इकाई का डबल है। इसका क्या है, डबल है। क्या 1 का डबल है 8, क्या 2 का डबल है 7, क्या 3 का डबल है 6, क्या 4 का डबल है 5। एक प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बात को पकड़ो, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। मैं ऐसे 6 सवाल दिखा सकता हूं प्रीवियस ईयर जहां कंडीशन बहुत दी होंगी, लेकिन एक लाइन से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सोल्व हो गया, समझ आ गया कि दाही का अंक इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई 1 तो ये 2 हो, कुछ ऐसा नंबर, ये 3 हो तो ये 6, 4 हो तो ये 8। देख लो, सिर्फ सी में दिया हुआ है। ये सवाल भी ऐसे है, देखो सवाल का मुंह देखो। अगर बच्चे को, जैसे पेपर तुम्हारा तो सर्दियों में पेपर है, गर्मी का पेपर हो, जुलाई उलाई का महीना हो, पंखा स्कूल का खराब और तुम पेपर देने गए हो और ये सवाल देख लो ना, अगर सीटेट के पेपर 1 के पेपर में, पक्का तुम्हें बीमार हो जाओगे। हो सकता उल्टी दस्त की शिकायत भी लग जाए, एडमिट करवाने पड़ोगे। लेकिन एक लाइन इसमें ऐसी होगी जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो लाइन ढूंढो, बस सवाल को पढ़ते चलो पढ़ते चलो, कोई छोटी सी कंडीशन देखो, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कंडीशन ढूंढो कोई ऐसी जिससे सवाल आसानी से सोल्व हो जाए। अपर्णा जी के 16 में से 15 सही है, बहुत बढ़िया अपर्णा जी। मनीष जी कह रहे हैं पढ़ाने का अच्छा, बहुत तरीका बहुत अच्छा, इसी तरीके से तुम्हें भी पढ़ाना है स्कूल में, करो। और एक बार ये जो बालक बिना लाइक किए देख रहे हैं, बेटा रात में नींद तो आएगी नहीं, तुम्हें चोरी कर रहे हो। आया आंसर, डी दे रहे आंसर 17वें का। मैं एक कंडीशन देख रहा हूं, मैंने नीचे की कुछ लाइनें पढ़ी, इनमें लिखा हुआ है 10वें स्थान का अंक। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटे प्राइम नंबर का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। देखो आओ एक बार, यही तो है 10वां स्थान। 10वां स्थान यही तो है, दाही का स्थान इसे ही तो कहते हैं। इस स्थान का जो नंबर है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर का, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे यहां तो 2 होता है, तुम्हारे वहां हो सकता है 1 हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर वैसे 2 होता है, इसका वर्ग है। इसका वर्ग कितना हुआ, 4। यानी आखिरी से दूसरा नंबर 4 होना चाहिए। क्या ये तुम्हें 4 नहीं नजर आ रहा है? मुझे तो 4 4 सही लग रहा है।
अचार नहीं लग रहा, 4 ही लग रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल पढ़ा पाएंगे नीलम जी, आप मैथ भी ऐसे ही पढ़ा पाएंगे। बस फॉर्मूला मत पढ़ाओ बच्चे को, जैसे आप खुद करते वैसे करना सिखाओ। टीचर क्या करते हैं, मैथ स्टाइल में सिखाते हैं, अरे जैसे तुम करते वैसे सिखाओ। यूपी टेट की मैथ्स चल रही है, डेली 4 बजे क्लास चलती है। जो बच्चा नहीं है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, उसमें लिंक आते रहते हैं, नीचे टीचर्स अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, उस पे भी आते रहते हैं। चलो, 1000वें स्थान का अंक जो है वो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इससे भी सवाल हो जाता कि जो 1000वें स्थान का नंबर है वो 1 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। 1 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 7। ये देखो 7 यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? एक मेथड यही है, एजुकेशन नॉलेज। एक नंबर लिखो आप, 5 अंकों का नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों का नंबर है। इन्होंने बताई हुई है कंडीशन, जैसे इन्होंने कहा कि 1000वें स्थान वाला नंबर 1 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, तो 7 है। ऐसे आप सवाल लिखते जाओ, सोल्व करते जाओ, एक एक कंडीशन पढ़ के, लेकिन सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल तेजी से करो, तेजी से, ताकि 30 सवाल पूरे हो जाए, टाइम कम है हमारे पास। एक ट्रेन 30 तारीख को पटना से शुरू हो गई, भाई बहुत बढ़िया, 23:40 से, और मुंबई पहुंची 1 जून को। अब ये ध्यान रख लो, क्या 30 मई के बाद 31 मई भी आती है? मैं तो ऐसे चेक करता हूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बीच में 31 मई भी आती है। ठीक, ध्यान रखना, 30 के बाद 31 भी आएगी, फिर जाके 1 तारीख आएगी। 5:12 पर पहुंची, 5:15 पर पहुंची है, टोटल टाइम कितना लग गया ये बताना है। ऐसे सवाल बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे जब मैं आपको टाइम वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा। सुशांत जी कह रहे हैं हमारा भी सही हुआ, बहुत बढ़िया। संदीप तिवारी जी को भाई को टेलीग्राम का नाम बता दो, इनकी पहचान करवाओ। देखो, एक ट्रेन शुरू हुई 30 तारीख में, 30 तारीख में शुरू हुई 23:40 पर, मतलब रात के 11:40 की बात हो रही है। अब मुंबई पहुंचेगी 1 जून सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे पहुंचेगी। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दो, आज के 5 बजे से अगर कल के 5 बजे की बात की जाए, कितने घंटे हो गए? अगर आज के 5 बजे से कल के 5 बजे की बात की जाए, कितने घंटे हो गए? देखो, सुबह के 6, शाम के 6, एएम पीएम बदलता है सिर्फ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सवाल सोल्व करने के लिए आप अभी सीख जाओगे। जब आप एएम से पीएम करते हो ना, जैसे सुबह के 6 से शाम के 6, क्या बदलता है? कितने घंटे में हो जाता? 12 घंटे में। ठीक, तुम्हारे पास 12 घंटे की मोहलत है ये चैप्टर पूरा करने के लिए। तो जैसे सुबह के 8 से शाम के 8, सुबह के 10 से शाम के 10, दोपहर के 12 से रात के 12, 12 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आप एएम के एएम में ही रहो, मतलब आज शाम के 5 बजे मैं ये क्लास ले रहा हूं, कल शाम के 5 बजे अगर दोबारा ये क्लास लूं, कितने घंटे हुए? 24 घंटे। कितने घंटे हुए? 24 घंटे। ठीक, अभी के 6 बजे से कल के 6 बजे, कल के 6 बजे 24 घंटे होते हैं। आप 1 तारीख से जब अगली तारीख पे वही समय देखोगे, 24 घंटे होते हैं। 23 तारीख, 30 तारीख में भी यही समय, 31 में भी यही समय। कितने घंटे हो गए भाई? 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, 20 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 20 मिनट बाद पूरे 24 बज जाएंगे, मतलब 12 बज जाएंगे रात के। ठीक, 24 बज जाएंगे, पूरे 00 हो जाएगा। ये कितना टाइम है? रात के 12 से सुबह, जैसे कोई तुम्हें पूछे कि दोपहर के 12 से 5 बजे तक का कितना टाइम है? 12 से 5 के 5 घंटे होते हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं होती। 12 का मतलब है 0, वहां से टाइम दोबारा शुरू होता है। तो जैसे रात के 12 बजे, तो सिर्फ सुबह के 5 बजने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे 15 मिनट ही लगेगी। 24 और 5 29 घंटे, 20 और 15 35 मिनट। तो मैं तो भाई से ऐसे कैलकुलेट करता हूं बगैर किसी फॉर्मूले के। एक समझ से सवाल हो जाते हैं ऐसे सवाल, एक नॉर्मल सी समझ से सोल्व हो जाएंगे। देख लो आप एक बार आराम से,
1 तारीख से दूसरी तारीख पे गया, वही टाइम 24 घंटे हो गए। अब वहां रात में जब 24 बजेंगे 20 मिनट बाद बज जाएंगे 24, उसके बाद यहां से यहां का टाइम कितना है, 5 घंटे 15 मिनट, 24 और 5 29 और 35। ये मैं टाइम का चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, वो भी आप सीख जाओगे बहुत प्यार से। ठीक है, चलो अभी भी थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, 1-2 बात भी समझ आ गई तो बहुत है, चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, आ जाएगा। 16 लीटर पानी चाहिए होता है और भाई छोटे बर्तनों में पानी भरा जा रहा है। एक मग्गे में 50 मतलब एक मग्गा जो है वो 50 बार अंदर डाला जाता है। एक बाल्टी है, बाल्टी ले लेते हैं पहले, ये एक बाल्टी है, ठीक है, इसमें 16 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 16 लीटर पानी है। इसमें से 50 बार एक मग्गा लिया गया, ठीक है, एक मग्गा लिया गया, इसमें से पानी भरा गया, कितनी बार? 50 बार। पचास बार इसमें से ये इसमें जाता पानी निकालता है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। एक छोटे बर्तन की धारिता कितनी होगी? मतलब इससे डाल के, और यूं छोटे बर्तन है हमारे पास कुछ, उनमें डाला जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास छोटे बर्तन है, ये पानी इसमें डाला जा रहा है। अब बताना ये है हमें कि जो एक छोटा बर्तन है उसमें कितना पानी आ सकता है, यही बताना है ना। 16 लीटर पानी है, 50 मग्गे भरे गए, हाँ, तो मग्गे की क्या कैपेसिटी है ये बतानी है, इससे कोई मतलब नहीं है, मग्गे की क्या कैपेसिटी है भाई। 16 लीटर को आंसर सारे मिलीलीटर में, लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो, कितने से गुना होगी? 1000 से। 16,000 मिलीलीटर। आप दुकान पे लेने जाते हो ना, आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक लोगे तो उसमें 500 ml आता है, पूरी लोगे तो उसमें कितना आता है? 1000 मिलीलीटर आता है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 50 मग्गे आपने भर लिए, एक मग्गे में कितना आएगा भाई? 2 मग्गे में 100 आता है तो एक में 50 आता है, 2 से 100 को काटोगे तभी तो पता चलेगा, तो यहाँ 50 से काटो, 50 से आपने इसे काटा 20, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। एक बाल्टी है, उसमें से मैंने मग्गा लिया, 50 बार बाहर मग्गा भर भर के बाहर फेंका, तो 16 को 50 से भाग करो, पता चल जाएगा आंसर क्या होगा, 320 होगा। और यहां एक ही नंबर है जो 16 से कटता है, वो ए है। ठीक, आगे चले, अगला सवाल। 8008, 8088 और 8808 के जोड़ में से क्या घटाया जाए कि 17,863 आ जाए? ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। स्पीड, क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? देखो, इन सब के जोड़ में से, किस किस के जोड़ में से? 8008, 8088, 8808, ये तो 883 कितना हो गया? 24,000, तो यही हो गया। वैसे तुम आराम से जोड़ना, मेरे स्टाइल में मत जोड़ देना। 888 कितना हो गया? 24 का 4, 2 0 कहां से लगा? 1 9, 24,904 हो गया। अब हमें जाना है 17,863 पर, क्या घटाया जाए? वही घटाएंगे जो इन दोनों का अंतर है। आपको 50 से 20 पे 15 से आपको 7 पे जाना है, क्या घटाओगे? जो इनका अंतर है वही तो घटाओगे आप। तो इन 4 में से 3 गया 1, इधर से कैरी ओवर लिया था, 9 में से 6 गया 3, तो एंड में 3 और 1 आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी में। सी 7,141, गड़बड़ कर दी क्या जोड़ने में कुछ? 8 8 8 8 8, 4 हासिल लगे, 2 0
हासिल लगा 1, 9, 8 8 8 24, 24 904। इसमें से क्या घटाया जाए? 4 में से 3 घटाया 1, 9 में से 6 घटाया 3, 3 और 1 ही तो आना चाहिए। बताओ फिर गड़बड़ कहाँ की है? सही तो कर रखा है। 8 और 8 16 और 8 24 का 4, हासिल लगे 2, 0, हासिल लगा 1, 9, 8 और 8 24। इसमें 17,863 घटाना है। 4 में से 3 गया 1। जब हम कैरी ओवर लेते हैं तो क्या होता है? जैसे आपने कैरी ओवर लिया, कैसे कैरी ओवर लिया जाता है? यहां से हम हासिल लगा के यहां आए 10 पे, ठीक। क्या गलती हुई है? देखो मैंने यहां से हासिल लिया, यहां 10, अब इसमें से एक हासिल ले लूंगा मैं तो यहां आएगा वो, तो यहां कितना बचा? 9 बचा। अब 10 में से एक हासिल इधर आ गया तो 14 में से 3 गया, नहीं अरे एक सेकंड 4 में से 3 घटा रहे तो हासिल लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ। मैंने क्या किया, मतलब मन में करते टाइम मुझे लगा छोटा नंबर है तो इधर से हासिल लिया है। अब हासिल यहां से गया तो मैंने मान लिया यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 6 घटा जो गलत। 4 में से 3 गया एक हासिल, तो अब लेना है तो 10 में से 6 गया कितना आएगा? 4, और 2 जगह 4 दिया हुआ है। फिर इसमें से भी घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 0 4 1 ये दिया हुआ, देख रहे हो? आ गया। हाँ 4 में 3 पता नहीं क्यों मैंने कैरी ले लिया था, हो जाता है कई बार। हमारे मोहल्ले में 4 में से 3 कैरी लेकर ही घटाते हैं, ठीक। अगला सवाल, जैसे तुम्हारे यहां -5 और +10 का अंतर 5 होता है ना, ऐसे हमारे मोहल्ले में 4 में से 3 घटाना हो तो कैरी लेकर ही घटाते हैं। करो अगला सवाल। मारिया और शहनाज 2 बच्चों के नंबर दिए गए हैं, ठीक है। मारिया और शहनाज 2 बच्चों के नंबर दिए गए हैं। मधु पांडे, हाँ राजेश जी 2021 के सवाल, हम तुम्हारी संगत का सर। दोनों के कुल अंक समान है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है, दोनों के कुल है। देखो इसके 74, इसके 88, 65, 73, 90। 8 और 4 12 और 5 17 और 3 20, 0 हासिल लगे 2। 7 और 2 9 और 8 17 और 6 23 और 7 30 और 9 39, 390 नंबर इसके हैं। इधर वाली लड़की के भी नंबर देख लेते हैं। 8 और 1 9 और 7 16 और 2 16 और 4 20 का 0 की हासिल लगे 2, 2 और 8 10 17, 7 24 और 7 31 और 8 39, इसके भी 390, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसका आंसर ए होगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है, हाँ तो इसके भी 390 उसके भी 390, पहला ही ऑप्शन सेम हो गया, आगे के हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले सवाल में चलो। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। जो बच्चे पिछले सीटेट में मुझसे पढ़ रहे थे, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे थे, जैसे सिन्नी है, ये पढ़ रहे थे मुझसे पिछले सीटेट में। ये मैंने टैक्सी वाला सवाल ना कम से कम 20 बार कराया था अपनी प्रैक्टिस क्लास में, और मुझे एक फीलिंग थी कि आएगा, और आया पेपर में। करो। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक के लिए यात्रा के 258 रुपए दिए। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? देखो 2 किलोमीटर के तो 50 रुपए हैं ही, और उसके जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है उसके हैं 16 रुपए किलोमीटर, 16 रुपए किलोमीटर, ठीक। अब 258 रुपए में से, 258 में से ध्यान से देखना, 208 रुपए तो आपने 16 रुपए किलोमीटर के हिसाब से दिए और 50 रुपए आपने यहां दिए। टोटल कितना? 258 रुपए दिए, तो 50 रुपए तो आपके 2 किलोमीटर के ही हो गए।
₹50 कितने किलोमीटर के हो गए? 2 किलोमीटर के हो गए। ये 2 किलोमीटर के, देखो मैं 258 को अलग अलग देख रहा हूं। ₹50 तो 2 किलोमीटर के हो गए। बाकी जो पैसे दिए मैंने ₹16 किलोमीटर के हिसाब से दिए। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 बचा 4 48, 16 तिया 48, ये 13 किलोमीटर हो गया। 2 और 13 हमारे यहाँ पे जुड़ के 15 किलोमीटर आ जाता है। आप अपने मोहल्ले के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। जैसे जेवा खातून के वहां 2 और 13 18 होता है। तो अलग अलग है, हर किसी के यहाँ अलग आंसर आएगा। ऐसा कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच की यही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आ सकता, कोई बात नहीं। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 15 किलोमीटर। अनुराग कुमार सिंह, किंग अनुराग, देश के राजा हैं आप, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आंसर समझ आया? देखो ₹258 टोटल दिए, उसमें से ₹50 अलग, ₹208 अलग, क्योंकि पहले ₹50 आप 2 किलोमीटर के देते हो, तो ये ₹50 तो 2 किलोमीटर के हो ही गए। अब हम ₹16 किलोमीटर भाड़ा देंगे। ₹16 किलोमीटर का मतलब है आप ₹16 किलोमीटर दोगे तो 16 एकम 16 बचे 4 48, 16 तिया 48, 2 किलोमीटर यहाँ, 13 किलोमीटर यहाँ, घर की दूरी 15 किलोमीटर है। अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है क्लोज और ओपन एंडेड क्वेश्चन का। मैं एक बार बता देता हूं क्लोज और ओपन क्या होता है। देखो क्लोज मतलब बंद अंत वाला, और ओपन मतलब मुक्त अंत वाला। ठीक, जैसे एक सवाल दूं आपको कि 5 तिया कितना होगा, पूरे भारत का आंसर एक ही आएगा, तुम लोगों को छोड़ दे तो तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, 5 तिया 25 भी हो सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है? ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी गुणा 15 हो, अब कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक, कोई कह सकता है कि 5 तिया 15 होगा, कोई कह सकता है कि 15 एकम 15 होगा। ठीक, कोई बच्चा ये भी कह सकता है 15 गुणा साइन स्क्वायर 90 डिग्री सर 15 होगा, तो कोई कुछ भी कह सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन के फायदे ये होते हैं कि आप बच्चे की सोच को रोकते नहीं है, ओपन छोड़ देते हो कि बेटा सोचो जहां तक सोच सकते हो। मुक्त अंत का आंसर अलग अलग आ सकता है हर बच्चे का, हर बच्चे को अपनी सोच दिखाने का मौका मिलता है। क्लोज में सोच आप बांध देते हो, वो 5 गुना 3 तक ही उसकी सोच सीमित रह गई, आगे नहीं सोच पाएगा। अब सोचो इस क्वेश्चन को। तिरुंगी नारायण मिश्र जी कह रही है हिंदी में बताइए। बहुत बढ़िया। ये जो भाषा मैं बोल रहा हूं अगर मैं किसी लंदन के स्टूडेंट को दिखाऊं समझ आ जाएगी क्या नारायण मिश्रा जी? मुझे बस आप ये बता दीजिए, अगर इस वीडियो का लाइव प्रसारण करवा दें इंग्लैंड में तो क्या वो लोग समझ जाएंगे? कमाल के बालक हैं। एक एक बात हिंदी में बता रहा हूं, 5 गुना 3 कह रहा हूं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं कह रहा हूं, 15 गुना साइन स्क्वायर 90 कह रहा हूं। साइन को हिंदी में भी 90 ही कहते हैं, मतलब साइन को साइन ही कहते हैं, 90 को 90 ही कहते हैं। कमाल करते हैं ये बालक, कहां से आते हैं, क्या खाते हैं। सवाल देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 एंड पैरामीटर इज 30। ये पूछ रहे हैं उस आयत का क्या क्षेत्रफल है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कैसा सवाल हो गया? क्लोज एंडेड, यानी कि बंद अंत वाला ये सवाल हो गया। ठीक है, इसके 2 आंसर नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा। ये कैसा हो गया? क्लोज। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। एक ऐसा सेट बताइए जिनका मीडियन 4 हो। ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं, तो ये कैसा हो गया? ओपन। ये मुक्त हो गया, इसका कुछ भी आंसर आ सकता है हर बच्चे का। फाइंड ए सेट ऑफ नंबर जो 0 से और 8 के बीच हो। ऐसा सेट बनाओ जो 0 और 8 के बीच की संख्याओं से बनाओ। कुछ भी हो सकता है, कोई 1 2 बना देगा, कोई 3 4 बना देगा, कोई 5 6 7 8 बना देगा, कुछ भी सेट बना सकता है कोई भी बच्चा। ये कहा गया कि 0 से 8 के बीच होना चाहिए, तो ये सवाल भी कैसा हुआ? ओपन हुआ। ओपन। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है बताइए। आपको आयत के बारे में जो भी पता बताइए, तो हर बच्चे को अलग जानकारी होगी, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। तो भाई लास्ट के तीनों ओपन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए सी क्लोज्ड है, बी सी डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, ए एंड बी आर क्लोज, सी एंड डी, ए इज क्लोज्ड एंड बी सी डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। डी ऑप्शन सही हो गया। ए बंद है और बाकी सारे मुक्त हैं।
ए क्या है, बंद है, बाकी सारे मुक्त हैं। देखो ऑप्शन जो ए है ना, जो यहां पे ए दिया गया है, ये बंद है, इसका एक ही आंसर आएगा। आपको क्वेश्चन ये कहता है कि एक आयत है जिसका परिमाप 30 है और एक साइड 5 है, एक साइड 5 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 10 10 होगी। इसका एरिया कितना आएगा, 50 आएगा। पूरे भारत का आंसर 50 आएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का अलग आ सकता है। एक ऐसा सेट बताओ जिसका मीडियन 4 हो। देखो मैं बता देता हूं ऐसा सेट आपको। एक ऐसा सेट आपका हो गया 3 4 5 का मीडियन 4 आएगा, 2 4 6 का मीडियन 4 आएगा, 1 4 7 का मीडियन 4 आएगा। तो कुछ भी चीज का मीडियन 4 आ सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बी सी डी का अलग अलग आएगा। इसे आप आराम से देख लेना बाद में क्वेश्चंस को। अगले सवाल पे चलते हैं। अमित कुमार, कल की क्लास का टाइम भाई चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो, पता चल जाएगा। कल शायद 11:30 बजे क्लास है, कल शायद 11:30 12 बजे क्लास है। कल का मेरी क्लास का टाइम अभी नहीं लगा है, लेकिन शायद जो है वो 11:30 बजे है। ठीक है, करिए क्वेश्चन। Which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics? आप इसमें से किस प्रक्रिया को वांछनीय समझते हैं? मतलब क्या आपकी इच्छा है कि ऐसे पढ़ाया जाए गणित? Students should be told to follow the prescribed step of solving problem. बच्चों को पहले से स्टेप बता दिए जाने चाहिए कि आप यही स्टेप कर कर क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्या मैंने आज पढ़ाते टाइम आपको कभी भी ये बोला कि सिर्फ इन्हीं स्टेप से क्वेश्चन सोल्व करना, या यही सिर्फ सही तरीका है? भाई एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक ही स्टेप पे ले जा रहे हैं मतलब मैं आपको अपनी सोच पे ला रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं किसी चीज को करने का। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, कि जो खुले अंत वाले सवाल है, मुक्त अंत वाले सवाल है, वो नहीं पूछे जाने चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, क्लोज एंडेड सवाल में बच्चे की सोच रुक जाएगी, 5 या 15 ही बता पाएगा। अगर मैं उसे कहूं ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी गुणा 15 हो, अब उसकी सोच को आप खुलने का मौका दे रहे हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड नहीं किए जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। ये भी गलत। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी एनकरेज्ड, मतलब संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करें, मतलब उनके पीछे का कारण जाने बच्चा। जैसे मैं पैरामीटर पढ़ा रहा था आपको, एक क्वेश्चन में आयत का वो 16 था, दूसरी साइड 8 आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि अंदर से सीखने की कोशिश करो, ऐसा हुआ क्यों, रटने की कोशिश मत करो। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है ऑप्शन 3 में कि इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, अंतर्दर्शनीय समझ, बच्चा अच्छे से सीखे। ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, कि खुली किताब वाले टेस्ट नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, आप बच्चे को कहो कि ये किताब लो, निकालो आंसर क्या होगा, ढूंढेगा, सीखेगा उससे भी वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगला सवाल, क्लास स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए टीचर्स अड्डा को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब बेल आइकन दबा के प्रेस होकर रेडी हो जाओ। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वे वैन हेले के किस स्तर पर है। मतलब एक बच्चे को पता चल गया जो वर्ग होता है ना, स्क्वायर, ये एक तरीके का रोम्बस भी है। वर्ग जो होता है एक तरीके का रोम्बस भी है, समचतुर्भुज भी है और आयत भी है, रेक्टेंगल भी है। आयत की परिभाषा क्या है कि आमने सामने की साइड बराबर हो, होती है वर्ग में। रोम्बस का कहना है सारी साइड बराबर हो, होती है स्क्वायर में। बस। तो स्क्वायर जो है वो दोनों की कंडीशन फुलफिल करता है। ये बच्चे को कब पता चलेगा, जब उसे 2-3 चीजों में संबंध पता चल जाएंगे। संबंध देखो, इन्होंने इस ऑप्शन को आसान किया है, रिलेशनशिप को। लेवल 0 पे हर बच्चा होता है, जन्म लेते ही आ जाता है, चीजों को पहचान करके सीखना सीख जाता है वो, ठीक। एनालिसिस, विश्लेषण भी करने लगेगा लेवल 2 पे, लेवल 1 पे। लेवल 2 पे आके 2-3 चीजों की प्रॉपर्टीज भी समझ जाएगा, संबंध बनाने लगेगा, लेकिन प्रूफ नहीं पता होता है। इस लेवल को इनफॉर्मल लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस लेवल को? इनफॉर्मल भी कहा जाता है, ठीक। यानी कि अनौपचारिक निगमन भी से हम कहते हैं। अनौपचारिक लेवल पे प्रूफ नहीं पता होता, प्रूफ पता चलेगा डिडक्शन लेवल पे, ठीक। यहां प्रूफ भी पता चल जाएगा। ऐसा क्यों होता, कारण भी बता पाएगा वो, ठीक।
अभी उसे बस पता है कि हाँ ऐसा होता है, प्रूफ पूछोगे नहीं बता पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर लेवल 2 होगा। रोकी बंसल जी कह रहे हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। 3 सवाल 4 सवाल बचे, स्पीड से अब करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, सबसे कम संभावना है, संभावना न्यूनतम है कि इसका फर्क पड़ेगा बच्चे पे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल दे देना। जैसे आप मुझसे एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, ठीक, सपोज करो आप ये कर रहे थे, अगर मैं आपको, जैसे आप 13 का स्क्वायर निकाल रहे थे, आप मेरे पास आओगी सर ये कैसे होगा, अगर मैं आपको कह दूं जाओ बेटा, क्या सिर्फ सही उत्तर बता देना बच्चे को गणित है? सबसे कम फर्क पड़ेगा इस चीज का, सबसे कम फर्क पड़ेगा। चलो आंसर पता चल गया, लेकिन बदलाव नहीं ला पाएंगे आप उसके अंदर। अगला तरीका, एनहेंस क्वालिटी ऑफ फीडबैक। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप जो है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ठीक, उसी से फीडबैक से मैं अपनी क्लास और इंप्रूव कर सकता हूं, तो उस पर आप पे और इंपैक्ट आएगा। अगर मेरे क्लास में कुछ कमी होगी तो भाई मैं वो ठीक करने की कोशिश करूंगा कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। हालांकि बच्चे तो बहुत कमियां बता देते हैं, सब तो कुछ तो कमी होती भी नहीं है, उसे भी कमी बता देंगे, लेकिन आप फीडबैक से ही बच्चे को इंप्रूव कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, जैसे मैं आपकी कमेंट पढ़ के आपको ज्यादा असेस कर सकता हूं कि आप गलती कहां कर रहे हो या क्या गलती कर रहे हो, कैसे ठीक हो सकता है। तो असेसमेंट करने से बच्चे को देखने से कि क्यों गलती कर रहा है ठीक किया जा सकता है। नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर, आप ये पता करिए कि किस असेसमेंट से बच्चे के कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ा, उसका भी फर्क पड़ेगा, ठीक। असेसमेंट जैसे आप इंटरव्यू भी ले सकते हो, पेपर पेंसिल टेस्ट भी ले सकते हो, बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, दूसरे बच्चों के साथ प्रोजेक्ट पे भेज सकते हो। तो असेसमेंट करने के बहुत तरीके हैं, आप पता करो किस तरीके के आकलन से उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, किस तरीके के मूल्यांकन से उस पर प्रभाव पड़ा, इन सब के फर्क पड़ेंगे। ऑप्शन ए का सबसे कम फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन ए है, इसका फर्क सबसे कम पड़ेगा। अगला सवाल, रॉकी भाई कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब अच्छा पढ़ते हो इसलिए अच्छा लगता है तुम्हें। मेरी क्लास में ज्यादातर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, बहुत अच्छे छात्र पढ़ते हैं, उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो मुझे लगता है मैंने अच्छा पढ़ाया, जबकि तुम सब बढ़िया हो पढ़ने में, तुम कहीं भी पढ़ोगे बढ़िया ही पढ़ोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्ग्यूमेंटेशन, नेगोशिएशन। मैंने आज देखो पेपर में हमेशा ऐसा होता है, एक शब्द ना 3-4 जगह दिया जाता है। जैसे ओपन एंडेड पे 2 सवाल आ गए, आर्ग्यूमेंट एक सवाल में और था, यहां भी दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि गलत ढूंढो, एक गलत हमें 3 सही बात सिखा के जाता है, इस बात पे ध्यान दो। एक गलत हमें 3 सही बात सिखाएगा। सही है ये बिल्कुल कि आर्ग्यूमेंट और नेगोशिएशन अच्छा रोल प्ले करते, सही है। मैथमेटिकल लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। गणित किस सोसाइटी से सीख सकता है आदमी? 10 रुपए के 5 सेब आए हैं, 20 के कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो समाज भी गणित सिखाता है। आप किसी आदमी को स्कूल में मत भेजो, फिर भी गणित आता होगा। आपको सब्जी बेचने वाला अनपढ़ भी मिल सकता है, लेकिन उसे गणित आता होगा। तो एक सोशल प्रोसेस है गणित। कल्चर और कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल नहीं होता, यही बात गलत है। हमारे कल्चर का और उसके संदर्भ का गणित की नॉलेज पर फर्क पड़ता है, ठीक। किस कल्चर से आप आ रहे हो उसमें फर्क पड़ता है। आप किसी बॉलीवुड स्टार के बेटे हो तो आपको एक्टिंग डायरेक्शन का ज्यादा पता होगा। आप गांव से आ रहे हो, खेती में आपके पिताजी करते तो खेती के बारे में पता होगा। तो किस कल्चर से आ रहे हो उसका गणित पे प्रभाव पड़ता है, ठीक। मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न और जनरलाइजेशन। क्या पैटर्न से बच्चों को गणित पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। पहले ही सवाल में पैटर्न था। जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, मतलब आप कोई फॉर्मूला डायरेक्ट मत दो, कोई चीज बार बार होते दिखेगी ना तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा, उसे सामान्यकरण बोलते हैं। ये पेडागोजी में हम सब पढ़ेंगे, ये बात भी सही है। तो गलत इसमें सी है कि आपके कल्चर का फर्क नहीं पड़ेगा, कल्चर का आपके लर्निंग पे फर्क पड़ता है। ये पेडागोजी सीडीपी के टीचर भी आपको पढ़ाएंगे। अगला सवाल, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज ए होल नंबर। एक कमरा है जिसमें आप भी बैठे हैं, आपके पिताजी भी बैठे हैं, आपकी माताजी भी बैठी हैं,
आपकी बहन भी बैठी है। ठीक, सब बैठे हुए हैं। अगर मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूं, जैसे मैं पूछूं आपकी बहन कहाँ है, यहाँ है, आपका भाई कहाँ है, यहाँ है, आप दोनों के माता पिता कहाँ है, यहाँ है, आप दोनों के बच्चे कहाँ हैं, यहाँ है, तो मैंने जितने भी सवाल पूछे, क्या मैं इस कमरे से बाहर जा पाया? नहीं जा पाया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या वितरण गुण। क्या कहते हैं? वितरण गुण। जब आप ऐसी कोई कंडीशन लगाएं कि आप उसी में रहे, बाहर ना जा पाए, वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप घूम के वापस वहीं पे आ रहे। जैसे मैं आपको कहूं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसा होगा, आप कहोगे प्राकृतिक ही होगा। आप 1 और 2 को जोड़ो तो 3 ही आएगा, ये भी प्राकृतिक है। ठीक, आपको मैं कहूं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो आप प्राकृतिक नहीं कह सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। क्या भाई, ये देखो 4 में से 10 घटाया -6 आ गया, क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का अर्थ होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो लगने के बाद आप अंदर ही रह जाओ। सम ऑफ एनी टू होल नंबर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है। कोई भी नंबर जोड़ लो आप, 0 से बड़ा, आपको 0 से बड़ा ही रिजल्ट मिलेगा, छोटा नहीं मिलेगा। आप उसी कमरे में वापिस आ गए घूमकर। इस प्रॉपर्टी को वितरण गुण नहीं कहते, वितरण नहीं कहते, वितरण क्यों लिख दिया था मैंने, संवरक गुण कहते हैं, संवरक गुण कहते हैं, हिंदी इसकी संवरक होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए बी प्लस सी लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए सी लिख दो आप। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए और बी की गुणा से जो आएगा वही बी और ए की गुणा से भी आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी गुणा सी लिखा हुआ है, तो आप पहले इन दो की गुणा कर लो या पहले इन दो की गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा पे दोनों प्रॉपर्टी लगती है, भाग पे नहीं लगती। ऐसा नहीं होता कोई तुम्हें कहे कि बेटा 2/4 भी वही होगा और 4/2 भी वही होगा, पाप हो जाएगा ये। कोई आपको कहे कि आप 18 भाग 2 और भाग 1 कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि पहले आप इन दोनों को भाग कर लो, कितना आएगा 2, फिर 18 और 2 को भाग करो 9 आएगा। जरूरी, जैसे यहां कुछ और नंबर लो, 4 लो और 2 लो। अब देखो, जैसे 18 से 4 को भाग किया 20 लो नंबर, 20 से 4 को भाग किया 5, 5 को 2 से भाग किया, कितना आ गया? 2.5 आ गया। लेकिन 4 को 2 से भाग करूं 2, 20 को फिर 2 से भाग करूं 10। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाग पे नहीं लगती है प्रॉपर्टी कि पहले इन 2 को कर लो फिर इन 2 को कर लो वही रिजल्ट आएगा ना। गुणा पे होता है ऐसा। कहीं पे लिखा हुआ है 3, 4, 5 की गुणा, आप पहले इन 2 की कर लो या इन 2 की कर लो, आंसर वही आएगा। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी। जब पेडागोजी पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, तो इन्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये इस क्वेश्चन में दी गई है। आप कुछ ऐसी बात कह रहे हो जो घूम के वहीं पे आ रहे हो। जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया था इस कमरे का। अगला सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल, बिल्कुल करवाएंगे पूजा जी, पेपर 2 पेपर 1 सब करवाएंगे। इतने सवाल करवा दूंगा, इतने सवाल करवा दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट? प्राइमरी लेवल पर क्या सबसे जरूरी है? प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन, ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी चीज तो नहीं लग रही है मुझे। बच्चे को गणित को बच्चे के जीवन का हिस्सा बनाओ, अच्छी चीज है। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, कि कैलकुलेशन में बिल्कुल सटीकता लेके आए बच्चा। इतना भी कुछ जरूरी नहीं है कि उसके सर पे ही खड़े रहो, 19 दूनी 38 ही होता है, 13 का पूरा पढ़ा याद क्यों नहीं किया। इतनी भी सटीकता पे मत जाओ। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए कि रोजगार के लिए पढ़ाओ, ऐसा नहीं है, समझ के लिए पढ़ाओ। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करो प्राइमरी लेवल पर। ठीक, रोजगार के लिए पढ़ाना है वो बाद में देख लेना, आप अभी रोजगार के लिए पढ़ रहे हो। प्राइमरी में तो आप समझ के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन होता क्या है, हमें वहां भी रोजगार के लिए पढ़ाया जाता है। मेरे खूब याद है, पहली दूसरी में घर वालों ने कहना शुरू कर दिया था, पढ़ ले वरना शादी नहीं होगी। उस समय मुझे पता नहीं था, वरना मैं मोदी जी का एग्जाम्पल दे देता कि देखो कितने पढ़े लिखे फिर भी शादी नहीं हुई। Which of the following statement is are true regarding number? संख्याओं से रिलेटेड इनसे कौन सी चीज? डेली क्लास होती है 12 बजे, अभी टाइम बता दिया जाएगा आपको। डेली क्लास होती है 12 बजे, मुझी बाजी।
आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर, संख्या। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ। 3 का अर्थ क्या है, 2 का अर्थ क्या है, सिर्फ 3 एक नंबर नहीं है, बच्चों को समझ आना चाहिए कि 3 ये है, 3 ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये समझ बच्चे को होनी चाहिए। उसे ये ना लगे कि यही 3 है, ना ना ना, अंतर्दर्शी समझ होनी चाहिए। तो ये सही हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, मेरा तो आज तुमने बहुत लेट करवा दिया, क्लास 17 मिनट लेट हो चुकी है। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, बच्चे को सीक्वेंस में ही सिखाओ, 1 2 3। अच्छा, मतलब आप उसे लिखने के लिए कहो कि 100 लिखो, तो क्या वो 1 2 3 4 5 99 तक लिखेगा तभी 100 लिख पाएगा क्या? कमाल कर रहे हो। राइटिंग ऑफ नंबर्स आर न्यूमरल शुड बी प्रीसीड काउंटिंग, मतलब बच्चे को गिनती से पहले लिखना सिखा दो, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखा दो। बच्चा पहले बोलना सीख जाता है, नंबर को लिखना बाद में सीखता है। तो आपको भी पता होगा, छोटे बच्चे को या आप किसी भी अनपढ़ आदमी को देखोगे, बोलना आता होगा, लिखना शायद ना आता हो। तो ये दोनों गलत है। डी, संख्याओं में अब तो चेक ही क्या करना है, ए और डी सही है। ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज, मतलब बच्चे को सब चीजें ऑर्डर में याद नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं ABCD सुनाओ, H से सुना दो, तो कुछ बच्चों को क्या आदत होती है, ऐसे ही शुरू करेंगे, ABCDEFG H सर, हाँ अब सुनाता हूं सर, HIJK। आपको कहीं से भी वो चीज सुनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे नंबरों का सब जगह से पता होना चाहिए। तो आज के सवाल खत्म हुए। कैसा लगा भाई? मैंने काफी दिल लगा के पढ़ा, बाकी आपकी इच्छा है। आप अड्डा की ऐप पर इस नवरात्रि कुछ भी खरीदेंगे, ये ऐतिहासिक कोड लगाकर, तो आपको भारी भरकम छूट मिलेगी। Y174 आप लगाएंगे तो माता रानी का आशीर्वाद भी है, इसके साथ मेरा भी आशीर्वाद है, और बैच भी आपको मिल जाएगा, हजारों की छूट भी मिल जाएगी। ऐप पर जाकर आप यूज कर सकते हैं। मेरा सीटेट का बैच 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और ये सीटेट का यूट्यूब फ्री बैच है। सब टीचर्स की टाइमिंग है, मेरी टाइमिंग ये लिखी हुई यहाँ पे 12 बजे, ये लिखी हुई भाई, ये 12 बजे, ठीक। यूपी टेट में मेरी टाइमिंग ये रही। इससे आप सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं, ठीक। सुपर टेट की तैयारी हम इस 2 महीने के बाद फिर वहीं से ऊपर उठा लेंगे। बेसिक यहाँ क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर। रोकी बंसल जी कह रहे टाइम बता दीजिए। रोकी जी टाइम नहीं बताऊंगा, देखो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि 4 बजे क्लास है यूपी टेट की, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैथ की क्लास 12 बजे है, ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये बताऊंगा कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। अब बाय बाय, छुट्टी।